We are live. सभी को जिंदाबाद। और आज के जो ग्राउंडेड वॉइसेस, जो जमीनी आवाजें हैं, हमारा NAPM नेशनल अलायंस पीपल्स मूवमेंट्स का जो सीरीज है, आज 86th एपिसोड है उसका। आपका सबका उसमें स्वागत है। आज का विषय जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है असंगठित क्षेत्र में आर्थिक संकट। So very warm welcome to all of you to NAPM, National Alliance of People's Movements series called Grounded Voices. This is the 86th discussion that is being held. It's curated with a great deal of care by Arundhati and by Meera, and there is a great deal of support that is provided for this in the background by a lot of people. And this particular series aims to bring to us discussions on issues which connect to people on the ground and very often are left out of the ambit of the mainstream media and mainstream discussions. Today, we are going to be talking about economic distress in the informal sector. हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में 90% जो काम करने वाले कामकाजी लोग हैं, वर्क फोर्स है, 90% उसमें से असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इनमें से एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो कि रोज जाकर कमाते हैं, डेली वेजर्स हैं और फिर अपना काम चलाते हैं। साथ ही में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि प्रवासी मजदूर हैं, अलग जगह से कहीं पर आकर काम करते हैं, व्यवसाय के लिए आते हैं और अपने घर का गुजर बसर करते हैं। अभी हमारे देश में जिस तरीके के हालात लगातार चल रहे हैं, और ये हालात जो हैं ये केवल बाय एक्सीडेंट या फिर किसी पेंडेमिक के कारण ही नहीं है, ये बहुत डिलिबरेट पॉलिसी और ब्लाइंडनेस और जिस तरीके की नीतियां अपनाई जा रही हैं हमारे देश में, उसका नतीजा है ऐसे हालात जिनको हम देख रहे हैं, जहां पर जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है, उनके ऊपर एक आज बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। और ये लोग जो हैं ये सबसे वल्नरेबल लोग हैं, क्योंकि कोई डीप पॉकेट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत उनके पास सेविंग्स है कि अगर कोई एक शॉक लगता है, इनकम शॉक, उनको आय के अंदर एकदम से घटौती होती है, तो वो लंबे समय तक अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारे देश में हम नीतियां देख रहे हैं, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन की हो या फिर जब कोविड आया और उस समय पर लॉकडाउन लगाया गया, 4 घंटे के अंतराल में बिना किसी को प्रॉपरली नोटिस दिए हुए वो लॉकडाउन लगाया गया। इन सब चीजों के कारण लोगों के जो लाइवलीहुड है, व्यवसाय है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब प्रधानमंत्री ने तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे आकर ये कह दिया कि आप फिक्र मत करिए, आपके पास की दुकान खुली रहेगी, आप जो चाहे वहां से खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें रोज जाकर कमाना पड़ता है और तभी वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खाना, दूध, दवाइयां खरीद सकते हैं, उनके लिए ये खोखले शब्द थे। तो हमने देखा है कि किस तरीके से देश में जो गरीबी रेखा के नीचे रहते थे लोग, जो डेली वेजर्स थे, जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते थे, जो पहले किसी ना किसी तरह से अपना गुजर बसर कर सकते थे और शायद इनकम जो लाइन है, पॉवर्टी लाइन, उसके ऊपर रहते थे, किस तरीके से वो एकदम से डेस्टिट्यूशन में वो पहुंच गए। और हमने लगातार सुना है कि किस तरीके से उन्हें खाने की दिक्कत होने लगी, भूख का मसला एक बड़ा मसला बना, लोगों की जो सेहत है उसके ऊपर महामारी का तो असर था ही, लेकिन साथ ही में व्यवसाय ना होने के कारण, इन्फ्लेशन, जिस तरीके की महंगाई है साथ में उसके कारण, और जो नीतियां लगातार बनाई जा रही हैं उनके कारण उनका हालत इतनी कमजोर है
आज इतनी खराब है कि हम अगर कोई भी इंडेक्स उठा लें, कोई भी आंकड़ा ग्लोबल उठा लें, तो भारत की जो स्थिति है वो उसमें दर्शाती है कि कितने बुरे जगह पर हम लोग हैं। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई है, जो कि हम कहते हैं मानव विकास की सूची, उसमें भारत का नंबर 132 है। 191 कंट्रीज में से 132 नंबर पर भारत है। ये मतलब हमारे आर पार के जितने कंट्रीज हैं, उन सब से पीछे भारत आज हम पा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख लीजिए, उसमें भी भारत का नंबर 116 देशों में से 101वें नंबर पर है। हंगर सर्वे, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक हंगर सर्वे किया, जो कि राइट टू फूड कैंपेन से जुड़े हैं, और किस तरीके की रिजल्ट्स आए हैं। लोगों ने बताया है कि कितना उनके ऊपर कर्ज जमा हो गया है। पहले ही कर्ज का एक बड़ा सिलसिला था हमारे देश में और बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जबकि लॉकडाउन्स हुए हैं, पूरा कोविड का महामारी रही है, लोगों का व्यवसाय पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं, उसके बाद तो खाने की भूख की जो समस्या है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है। एनसीआरबी का अभी डेटा आया और उसमें बहुत ही दुखद जो स्टेटिस्टिक्स निकले हैं, वो बताते हैं कि 38% लोग जिन्होंने आत्महत्या करी, सुसाइड करा, वो ऐसे लोग थे जो कि दिहाड़ी मजदूर थे, डेली वेजर्स थे और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, जो खुद अपना काम करके गुजर बसर कर रहे थे। वो चाहे रेडी पे काम करने वाले लोग हों, चाहे रिक्शा चलाने वाले लोग हों, लेबर चौक पर जो लोग हम देखते हैं, जो श्रमिक हैं, जो काम ढूंढते हैं, वो हों, उन सब में हम देख रहे हैं किस तरीके का डिस्ट्रेस है और फिगर्स उसको दर्शा रहे हैं। तो ऐसे में आज का जो विषय है उस पर चर्चा करने के लिए कि असंगठित क्षेत्र में किस तरीके का आर्थिक संकट हमारे ऊपर आ जाया हुआ है, हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ पैनल है और मैं उनसे, हम लोग एक एक करके उनकी बात सुनेंगे। मैं बहुत ही संक्षिप्त में अंग्रेजी में बता देती हूँ, क्योंकि रघुनाथन जी हैं और भी कुछ लोग हैं साउथ इंडिया से जो हिंदी नहीं समझते हैं। We know that nearly 90% of India's workforce is in the unorganized sector. We also know how people who are in the unorganized sector are are dependent very often. They are daily wages. They are dependent on earning every single day, earning wages so that they can run their homes and provide food and basic essential commodities for their families and themselves. The kind of policy blindness, the kind of policies that have been adopted in the country, and especially in the last 8 years, including policies like demonetization, the decision to lock down, impose the harshest lockdown globally, anywhere during COVID at a 4-hour notice, when suddenly daily wages, unorganized sector workers found themselves out of work without any possibility of earning anything. It has completely thrown people into a whirlpool of destitution, a debt trap, and we are seeing the results are there for everyone to see, and they have also been captured in all the various indices that are coming out. So global indices, whether it's the India's ranking in the Human Development Index, which recently came out, it shows that India is at 132 out of 191 countries. The Global Hunger Index clearly shows the level of malnutrition and hunger in especially amongst children in the country. India ranks at 101 out of 116 countries that are there on that. The hunger survey that has been done by many people who are even here today in this discussion, the Right to Food campaign,
shows very clearly the kind of level of food consumption, how it has fallen, how the consumption of green vegetables, lentils, nutritious food has gone down amongst people through the COVID period. The NCRB data is showing a very horrific statistic, which is that nearly 38% of people who committed suicide were daily wagers and self-employed and were self-employed. The latest figures are suggesting that. So we are today joined by a fantastic panel which has worked very, very deeply and extensively on these issues. We are going to hear from them, but before that, I'm going to take two voices from the ground, people who live in the slum bastis in Delhi, in some other places, who will also be talking to us and telling us what their situation is, what is the kind of thing that they are facing. तो बातचीत शुरू करने से पहले, पैनल को आमंत्रित करने से पहले, मैं बुलाना चाहूंगी दो लोगों को जो अपनी बात रखेंगे, उनके ऊपर क्या बीत रही है, जमीन से हम कुछ आवाजें सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी नासरीन जी को। नासरीन जी जगदम्बा कैंप में रहती हैं, और पुष्पा जी अगर आप अपने को अनम्यूट करें, और नासरीन जी आप अपनी बात रखें। पुष्पा जी अनम्यूट करिए जी, अब छोड़ दीजिए, अब हमें आवाज आ रही है। नासरीन जी थोड़ा पास आके बोलिए। नासरीन जी नमस्ते। 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 मेरा नाम नासरीन है। मैं जगदम्बा कैंप से बोल रही हूँ। मैं किराया पर रहती हूँ। लॉकडाउन से पहले अच्छा काम धंधा था। लॉकडाउन जब से लगा, जब से हालत खराब होने लगी। हालत खराब होने के बाद खाना पीने पर हर एक चीज पर टूट होने लगे। बच्चे लोग भी रोने पाने लगे, खाने पीने ढंग से मिल नहीं रहा। अब क्या कर सकते हैं, हम ही छोटे छोटे दो बच्चे हैं। संगठन से कुछ दिन हेल्प मिला, राशन पानी मिला संगठन से, वो भी फिर बंद हो गया देना। फिर खाने पीने में टूट होने लगी, फिर तबीयत खराब हो गई है। तो मकान मालिक भी तंग करने लगी कि जब तू अपने जान के ठिकाना नहीं, तू कहाँ से देगी मेरे किराया, कहाँ से कर्ज देगी। सफदरगंज से इलाज कराई, 2 महीने दौड़ाया, बहुत दौड़ाया। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, परेशानी बढ़ते गए। तो मेरी मम्मी ने फोन करके बोला है किराया हमारा भेज दे। वहाँ 3 महीने इलाज कराए, और अभी आई तो अब खाने पीने की टेंशन हो रही है। खाऊं कहाँ से, पीऊं कहाँ से। अब आई हूँ पुष्पा दीदी किया, उनसे बोल रही हूँ मेरा कुछ हेल्प कर दो। अब क्या हम कर सकते हैं, तो काम नहीं है पति का, ऊपर से अपना भी परेशानी है। अंडा अंडा बताया खाने को, पैसे नहीं हाथ में, तो अंडा कहाँ से खा सकती, जख्म कहाँ से सूखेगा। महंगाई इतना ही बढ़ गया है कि जान से ज्यादा हम गरीबों की क्या हो सकता है। दिल्ली के अंदर 200 रुपए तेल, 35 रुपए, 40 रुपए चावल है, 30 रुपए किलो आटा है, तो कहाँ से खरीद के खा सकते हैं। हम लोग सोचे चलो सरकार तरफ से भी हेल्प होता तो सहारा मिलता। नहीं तो आधार से राशन मिल रहा, नहीं तो राशन कार्ड बन रहा, नहीं मकान मालिक दे रहे प्रूफ कि मैं राशन कार्ड बनवा रही। कम से कम आधार से भी राशन मिलता तो हेल्प होता कुछ भी। चलो मेरे पास सरकार तरफ से मिल रहा है तो कर्ज के कुछ माफ होगा, मकान मालिक के कुछ दे सकती है। लेकिन वो भी नहीं हो रहा। 6 महीना मिला, वो भी बंद हो गया। लॉकडाउन भर मिला, वो भी बंद हो गया। 5-6 महीना से वो भी बंद है। पहले क्या काम कर लेते थे? मकान मालिक मांग रहे, कहाँ से मैं क्या कर सकती है, यही टेंशन में पड़ी हूँ। और दिनों दिन बदन सूखते जा रहा है, खाना मिल रहा, घर से पानी मिल रहा, आदमी भी क्या कर सकते हैं, कहाँ तक के देखेंगे। पहले क्या काम करते थे आपके पति नासरीन जी? सब बच्चे भी टूट रहे हैं, और पहले के भी देखे होंगे मीटिंग में से, और अभी भी मीटिंग में देख लो से आप कैसी बन रहा। मेरा पति का सबसे भी काम है, वो भी मेरे पीछे परेशान रहे।
आपको अनम्यूट करिए पुष्पा जी अनम्यूट करिए। नासरीन जी, आपके पति पहले क्या काम करते थे? आप कुछ काम करती थी पहले? काम करते थे, सफेदी काम करते थे, सफेदी का काम करते थे। देहाड़ी पे। अभी काम मिल रहा है उनको? अभी नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं अब बुलाना चाहूंगी कोमल जी को। कोमल, सुमन जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्कार, नमस्कार कोमल जी, बताइए। नमस्ते, मैं कोमल नाम है मेरा। मैं लाल गुमट झुग्गी में रहती हूँ। लॉकडाउन से पहले हमारे पति का भी काम था, मेरा भी काम था, तो गाड़ी चलाते थे, अच्छे से हम खाते थे। और जब से लॉकडाउन लगा है, जब से हमारा दोनों का काम छूट गया, लॉकडाउन के बाद हमारे पे इतना कर्जा हो गया। वो मुझे एक काम मिला तो उसमें 4,000 में मैं घर चलाऊं, ये लड़की की दवाई चलाऊं, बच्चे भी दोनों मेरे बीमार रहते हैं और मैं उनमें से खर्चा चलाऊं, कर्जा उतारूं। मेरे पे इतना 80,000 का फिर दोबारा कर्जा हो गया। अब उसमें मेरे को इतनी परेशानी है। 4,000 में मैं कोठी में काम करती हूँ तो 2 टाइम जाती हूँ, उसमें मुझे बच्चे की दवाई चलाऊं या मैं अपना घर चलाऊं। मेरे पे ना राशन कार्ड है। राशन पहले आधार कार्ड से मुझे राशन भी मिल जाता था, उससे मेरा घर भी चल जाता था। तो अब जब से आधार कार्ड से बंद हो गया देना राशन, तो ना मेरे पे राशन कार्ड नहीं है, तो मैं कहाँ से इतना खाऊं। अब बच्चन को कैसे पालूं, दूध में महंगाई हो रही है और दारू में भी डबल दारू दे रहे हैं लोगों को। उसके मेरा आदमी इतना बीमार, दारू पीते हैं और उनको काम भी नहीं मिल रहा और इतना टेंशन लेते हैं, दारू पीते बहुत। अब वो काम भी नहीं करते, मैं ही करती 2 टाइम 4,000 में। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। नमस्ते। जी, धन्यवाद कोमल जी। हाँ मैम। जी, नमस्ते मैम। शुक्रिया, शुक्रिया कोमल ठीक जी। है मैम। जी, आप म्यूट कर। So we heard testimonies from the ground. Nasreen and Komal, both of them described to us how through the lockdown, their lives have changed. They are saying that before the lockdown, there was possibility of getting some work. Nasreen said that her husband works as a painter, as a daily wager, and he has not been able to get work ever since the lockdown has started. There's a huge problem of hunger that she pointed to. She has 2 children, no ration card, and she's saying that she's been keeping very ill. And in fact, she kept going to the hospital. And when she did not even have money to go to the hospital, in her illness, she went to the village to somehow recover, and she managed to make it, and she's come back. But she's saying that they are paying a rent which they are unable to afford anymore, and things are so bad that she is forced to ask for food to be able to manage to feed the children at home and her family. Komal has said similar things. She shared a similar kind of situation. Her husband was working as a driver earlier. She said she also had a job and they were making their 2 ends meet. But she's saying that after the lockdown, it's been impossible to find work, and her husband has fallen into alcoholism. And she is finding it very difficult to manage because she's able to earn barely 4,000 rupees a month, in which she's saying both her children constantly remain ill now, and she is finding it difficult to take care of them, to feed them,
for their medicines. Again, she's saying they don't have a ration card, the family, and both of them said that in between, when on the basis of their Aadhaar card, the Delhi government gave some grains, it was a great deal of help. So the Delhi government had started an e-coupon scheme which for a couple of months during lockdown, but they're saying now even that isn't been happening for a long time. And she's saying that they are in deep debt. More than 80,000 rupees is owed to people, especially to the person in whose house they are staying, and the rent hasn't been paid, and he has been sort of saying, threatening them with eviction. So we heard some voices from the ground. I'm going to now first request Himanshu to please take 10 to 12 minutes and speak to us about, whatever he wants to talk about, but specifically on the larger context, the economic context, the distress that we are facing, the country is facing. Himanshu is a very, very well-known economist. He is an associate professor at the Jawaharlal Nehru University, but more than that, he's known to us as a very, very strong voice who writes on all these issues, who highlights them at the policy level and uh, everywhere where his work allows him to. So सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी हिमांशु जी से, वो अपनी बात रखेंगे. हिमांशु जी देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, लेकिन हम सबके लिए हिमांशु जी को हम जानते हैं क्योंकि वो जहां पर भी हो वो सारे विकास के मुद्दों पर और लोगों के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं, लिखते हैं लगातार, जिससे कि जो देश में नीतियां बन रही हैं उन पर कुछ प्रभाव पड़ सके. तो हिमांशु जी, आपका स्वागत है. और आप अभी अगर हमसे बात करें अगले 10 से 12 मिनट में कि किस तरीके का आर्थिक संकट हमारे देश में हम देख रहे हैं, स्पेशली असंगठित क्षेत्र में, और आपको क्या लगता है कि किधर को बात जा रही है और क्या करने की जरूरत है. द फ्लोर इज योर्स हिमांशु. धन्यवाद अंजलि. अभी जो दो लोग आए जो ग्राउंड से वॉइसेस के रूप में अपनी बातें बता रहे, मुझे लगता है कि ये इस पूरे देश की, आप किसी को भी, अगर आप कहीं भी किसी गांव में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं और वहां जाके आप किसी भी गरीब तबके के लोगों से बात करेंगे तो बात मोर लेस सेम ही रहे. ये एक तरीके से एक बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरकर ये लोग सब आए हैं. पर मैं सिर्फ एक ही बात इसमें कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लॉकडाउन होने के बाद ही ये सारी समस्याएं आई, और ये महामारी आने के बाद उसके पहले चीजें अच्छी थी. मुझे लगता है कि चीजें तब भी बुरी थी और कुछ लोग उसमें फिर भी काम चल जा रहा था उनका, पर काफी लोग उससे भी परेशान हो रहे थे. और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको उन सारी चीजों के बारे में बात करूं जिनसे कि उस प्रक्रिया की बात करूं जिसके चलते आज हम इस स्थिति पे पहुंचे थे, जिसको हम कहते हैं कि उसका जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी है कि क्यों हम आज इस स्थिति पे पहुंचे हुए हैं. और इसमें असंगठित क्षेत्र की बात तो आएगी, पर एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की बात को समझना जरूरी है. और ये चीज जो है वो काफी पिछले 20 से 30 साल तक चला आ रहा है, जिसमें कि देश का गरीब, मजदूर, जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग रोजी रोटी अपनी कमाते हैं, जो मजदूरी करके कमाते हैं, डेली बिजनेस करके कराते हैं, या रेडी चलाते हैं, या कुछ भी ऐसा जो खुद का व्यवसाय करते हैं, वो सब लोगों की लोग जो है एक तरीके से उनको लगा है कि उनका विकास होता है, पर किसी न किसी तरीके से हम जो कहते हैं राजनीतिक टर्म्स में, एक तरीके से वो डिसइनफ्रेंचाइज होते गए, ताकि मतलब कि वो उनकी जो ताकत होती थी, उनकी जो एक आर्थिक और राजनीतिक तरीके से उनकी एक पहल होती थी, वो धीरे धीरे कम होती गई. और ये चीज पिछले 10-15 सालों में काफी ज्यादा बढ़ी थी, पर पिछले 6-7 सालों में ये एक तरीके से हम कहें कि प्रक्रिया में एक तेजी आ गई. खास करके जब नोटबंदी हुई 2016 में और 2017 में जब जीएसटी आ गया, तब जाके जो असंगठित क्षेत्र है, जो मजदूर वर्ग है, वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित. इन सारी चीजों पे आने से पहले मैं सिर्फ एक धारणा को क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम जब मजदूरों की बात कर रहे हैं,
हम जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो डेली वेजेस हैं, जो रोज जाके मजदूरी करते हैं, जो रोज जाके ये करते हैं। आज की स्थिति ये है, और पिछले 30 सालों में ये काफी हद तक हुआ है कि इनफॉर्मल वर्कर्स आज के दिन में बड़े बड़े उद्योगों में भी हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में भी हैं। अब ये सिर्फ जो है वो छोटे छोटे उद्योगों में, छोटी छोटी दुकानों में ऐसे जगह नहीं। हम एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरे हैं कि जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, ठेकेदारी प्रथा। अब इस ठेकेदारी प्रथा का ये एक हल निकला है कि अब हर क्षेत्र में असल जो इनफॉर्मल जो सेक्टर होता है, और जो मजदूरी वाला वर्ग है, और जो क्षेत्र वर्ग है जो मजदूरी करता है लेकिन किसी भी तरीके का उसको प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, वो वर्ग आज के दिन में बड़े बड़े फैक्ट्रियों में मौजूद है, मारुति में मौजूद है, आपको सरकारी संस्थानों में मौजूद है, भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट्स है उनके अंदर मौजूद। और उसकी स्थिति जो बाहर है इस सारे संगठित क्षेत्र से, उससे कोई भिन्न नहीं। वो भी उसी स्थिति से गुजर रहा है, और हम उसी पूरी प्रक्रिया के दौरान गुजरे हैं, जिस प्रक्रिया के दौरान हमने धीरे धीरे इस प्रोसेस को होने दिया, इसको हमने समझने की कोशिश नहीं की, और आज वो स्थिति आ गई है कि जहाँ पे कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच में एक बड़ा तबका जो संगठित क्षेत्र में जो नीचे के तबके पे, उसमें और असंगठित क्षेत्र में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन फिर भी नीतिगत ढांचे के तहत हमने हमारे देश के जो जैसा अंजलि ने बताया कि 90% से ऊपर करीब जो संगठित क्षेत्र है, उसको हमने धीरे धीरे कमजोर किया है। और कमजोर करने की ये प्रक्रिया के तहत ही कई सारे, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा एक तंत्र है जो असंगठित क्षेत्र के खिलाफ काम करता है। ये पूरी की पूरी, जैसे आप मान लीजिए नोटबंदी की बात, तो नोटबंदी की बात जब हुई तो नोटबंदी में सबने ये कहा कि हाँ नोटों की किल्लत हुई, सबको परेशानी, पर उसका एक बड़ा असर हुआ असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र जो है उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी रहा है, सबसे ज्यादा परेशानी उसको हुई, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा लोग कैश पे काम होता है। और जब उनके ऊपर परेशानी आई तो वो परेशानी हुई, तो उसका फायदा किसको गया? उसका फायदा जो है वो संगठित क्षेत्र। तो एक नीतिगत तरीके से असंगठित क्षेत्र से व्यवसाय को निकाल कर हमने संगठित क्षेत्र में पहुंचा। जीएसटी आई तो सारे जीएसटी करने की जिम्मेवारी जो थी वो संगठित क्षेत्र की थी, क्योंकि संगठित क्षेत्र तो पहले से ही टैक्स नेटवर्क में था। तो उसका भी एक अच्छा कारण ये निकला, उसका एक तरीके से कहें, उसका एक रिजल्ट ये निकला कि जो भी बिजनेसेस जो असंगठित क्षेत्र में थे उनके व्यवसाय कम होते गए, और उसका फायदा जो संगठित क्षेत्र को जाता है। तो एक तरीके से गैर बराबरी जो बढ़ती गई, हमने देखा कि संगठित क्षेत्र और भी ज्यादा मजबूत होते गया, जो बड़े उद्योग हैं वो और ज्यादा मजबूत होते गए, छोटे उद्योग और छोटे मजदूर जो हैं वो और ज्यादा कमजोर से कमजोर होते गए। और कहीं ना कहीं हमने इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास गिग वर्कर्स है, मतलब जो डिलीवरी वाले वर्कर्स, उबर है और बहुत सारे लोग, पर आप ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि ये अचानक डिलीवरी वाले वर्कर्स नहीं आ गए। ये वही लोग थे जिनके अपनी छोटी किराने की दुकान थी, ये वही लोग हैं जिनके अपने ठेले थे, ये वही लोग हैं जिनके अपने जो है व्यवसाय हुआ। उन सब लोगों के उनके व्यवसाय छीन लिए गए हैं, और आज उनको जो है हमने उन्हें डिलीवरी वर्कर्स के रूप में बना दिया है, जहां ना उन्हें एक मजदूर का दर्जा है, उन्हें एम्प्लॉय का स्टेटस भी नहीं मिलता है, ना ही उन्हें सोशल प्रोटेक्शन मिलता है, और ना ही वो अपना व्यवसाय करते। तो जो माहौल है वो पूरा बदल गया है, जो एक पूरा स्ट्रक्चर है वो बदल गया है। और वो स्ट्रक्चर बदलने के बाद से ऐसा हुआ है कि लोग जो है वो काम वही हो रहा है, लोग अभी भी जो है वो खाने की चीजें खरीद रहे हैं, लोग अभी भी जो है वो अपने किराने की चीजें खरीद रहे हैं। लेकिन पहले जो छोटे व्यापारियों के द्वारा होता था, ये छोटे दुकानदारों के द्वारा होता था, जो मोहल्ले के दुकानदार होते थे उनके द्वारा होता था, जो छोटे ढाबा वाले होते थे उनके द्वारा होता था, आज ये सारी चीजें जो है वो बड़े बड़े उद्योगों के पास हैं। और यही लोग जो ये पहले व्यवसाय व्यवसाय चलाते थे, वो आज के दिन में उनके यहाँ डिलीवरी वर्कर्स बनकर उस चीज को डिलीवर करते हैं। तो ये एक जो पूरा जो एक ढांचा जो खड़ा किया गया है, ये ढांचा पिछले कई सालों से चला आ रहा है। महामारी के समय में इस ढांचे को जोर मिला, क्योंकि जो संगठित क्षेत्र था वो ज्यादा मजबूत स्थिति में था उससे डील करने के लिए, उसको किसी तरीके से उसने वो मैनेज कर पाया। जो असंगठित क्षेत्र के लोग थे उसको मैनेज नहीं कर पाए। तो उस जब तक हम ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम उस पूरी सिस्टम के हिस्सा है, जिसमें कि इस प्रक्रिया को जन्म दिया जा रहा है और इस प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है, और ये चीजें जो है आज के दिन में
ये इसको टेक्नोलॉजी के नाम पे बताया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है कि हमें जो है वो ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे बताया जाता है कि आपको सुविधाएं दी जा रही हैं। और वो देखिए अब इस लेवल तक पहुंच गया है कि आज के दिन में अब जो है वो 10 मिनट में आपको डिलीवरी मिलेगी, आपको यहाँ पे ये मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा, एक शब्दबाद दिखाया गया और हम सब उसमें घुसते गए, हम सब उसको उसके मजे लेते गए, ये बिना समझे हुए कि अंततः ये पूरा सिस्टम हमें जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए जो संगठन क्षेत्र हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में शामिल थे, उनको हमने डिसइंफ्रेंचाइज कर, उनको हमने उस पूरे सिस्टम से बाहर कर, जो पूरे सिस्टम में पूरे इस देश की अर्थव्यवस्था में उनका एक योगदान था, उस योगदान से हमने उसको उनको बाहर कर दिया है। और आज ये स्थिति आ गई है कि अब वो हमारे इस सरकार के आश्रय पे निर्भर है। और ये बात आखिर ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर मुस्लिम की नस्लिन की बात हो या कोमल की बात हो या किसी की भी बात हो, आखिर वो अपना सरकार के ऊपर क्यों आश्रित, सरकार की जिम्मेवारी है वो करे, पर उनको रोजगार देना भी जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की जिम्मेवारी है। हमारी अर्थव्यवस्था की जिम्मेवारी सिर्फ कुछ लोगों को मदद करना नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था की व्यवस्था की जिम्मेवारी जो है वो सिर्फ जो हमारे जीडीपी के आंकड़े आते हैं उनकी उनसे नहीं होती। आखिर इन लोगों के ऊपर जो है वो अन्न मुहैया कराना, 2 महीने मुहैया कराना, 10 महीने मुहैया कराना या फिर 2 साल मुहैया कराना, ये उनके लिए, ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ भी हो सकता है, पर ये उनके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमें उनके रोजगार की बात करनी पड़ेगी, हमें उस व्यवस्था की बात करनी पड़ेगी जिस व्यवस्था ने आज उनको सिस्टम से बाहर कर दिया है, जहां वो ये मांग उठा रहे हैं कि हमें आधार पे राशन मिलना चाहिए। पर सवाल ये भी होना चाहिए कि क्यों नहीं उनकी इनकम बढ़नी चाहिए, जिससे कि वो अपने राशन खुद खरीद सके और उसके लिए उन्हें किसी तरीके से जो है वो किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत ना पड़े। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो एक तंत्र खड़ा किया है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तंत्र, उसको जो है हमें एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, पर सिर्फ वो एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, वो एक समाधान नहीं हो सकता। हमें ये भी कहना पड़ेगा कि सिर्फ हम चावल दाल दे के उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाल, हमें उनके इनकम की बात करनी पड़ेगी, हमें उनके रोजगार की बात करनी पड़ेगी, हमें उनके व्यवसाय की बात करनी पड़ेगी, हमें उनकी शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, उनके स्वास्थ्य की बात करनी पड़ेगी। और इन सारी चीजों को बात करने के लिए हमें पूरे आर्थिक तंत्र को एक पूरे ढांचे के रूप में देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये तंत्र किस तरीके से जो है वो एक समुदाय को, एक वर्ग को पूरी पूरी अर्थव्यवस्था से बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दूसरी बात, जहाँ तक छोटी बात करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं हमें लगता है कि असंगठित क्षेत्र का मतलब ये है कि ये लोग जो है इनका इस पूरी अर्थव्यवस्था में किसी भी तरीके का योगदान नहीं। और ये सबसे बड़ा एक मिथ है, एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि इनका एक योगदान काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा है और करीब-करीब आधे से ज़्यादा उनका योगदान है। कुछ-कुछ जो सेक्टर्स हैं उसमें उनका योगदान उससे ज़्यादा है। पर ये भी आप भूल जाते हैं कि ये असंगठित क्षेत्र जो है, यही असंगठित क्षेत्र इस देश की मांग को पैदा करता है, जिससे कि संगठित क्षेत्र, अगर असंगठित क्षेत्र के लोगों के पास खरीदने के पैसे नहीं होंगे, तो संगठित क्षेत्र अपना सामान नहीं बेच पाए और असंगठित क्षेत्र के लोग ही जो है वो इस अर्थव्यवस्था की पहिए को चलाते हैं, जिसके चलते आज संगठित क्षेत्र जो है उसमें मुनाफा कम है। पर कहीं न कहीं ये जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था में इनका एक योगदान है। ये पूरी अर्थव्यवस्था के पहिए को आगे ले जाते हैं, लेकिन जब इस अर्थव्यवस्था से इनको फ़ायदे देने की बात होती है, तो हम किस सही तरीके के कानून लगा के, कई तरीके के लेबर कोड लगा के, वेज कोड लगा के और कई तरीके के बाकी सारे कानून लगा के हम इनको सिस्टम से बाहर करके इनको हम एक आश्रित बना के रख देते हैं कि अब आप हमारे ऊपर आश्रित हैं, सरकार के ऊपर आश्रित हैं, हम आपको अन्न देंगे, हम आपको ये सुविधाएँ देंगे, हम आपको ये सारी सुविधाएँ। कहीं न कहीं हमें इस डिमांड को, और इसलिए मैं एनएपीएम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बातें जो है वो सिर्फ़ जो है वो सिर्फ़ इन सारी चीज़ों पे तो होनी ही चाहिए, पर सोशल प्रोटेक्शन का मुद्दा व्यवसाय के मुद्दे से और अर्थव्यवस्था के जो पूरी तंत्र है, उस मुद्दे से अलग नहीं। इसको हमें उस पूरे प्रोडक्शन रिलेशन वाला जो सेक्टर है, जो मुद्दा है, जो पूरी जो अर्थव्यवस्था में एक तरीके से एक सिस्टम है, उसके बारे में भी सवाल खड़ा करना पड़ेगा। हमें ये सवाल खड़ा करना पड़ेगा कि अगर किसी चीज़ से एक समुदाय वर्ग के लोगों का जो है वो उनका रोज़गार जाता है, उनके व्यवसाय में कमी आती है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर हम उनको मेनस्ट्रीम करना चाहें, तो उसका उपाय क्या हो?
उस उपाय को करने के लिए क्या व्यवस्था में हमारे पास वो सिस्टम है जिसमें हम इनको उस सिस्टम में पार्टिसिपेटरी बना सकते हैं या हमको इंक्लूड कर सकते हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये मुद्दे छोटे मुद्दे नहीं है, ना ही मुद्दे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कि ग्रासरूट संगठन के लोग नहीं उठाते। ये मुद्दे ग्रासरूट वाले लोगों को ही उठाना पड़ेगा और इन मुद्दों पे हमें एक सहमति बनानी पड़ेगी। चूंकि ये नेशनल अलायंस है, इसमें तरह-तरह के संगठन हैं, हमें उनसे एक मूवमेंट को बना के हमें ट्रेड यूनियंस के साथ, हमें बाकी सारे लोगों के साथ मिलकर इस मुद्दे को मेनस्ट्रीम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी इसका हल निकल पाएगा। नहीं तो आज हम खाने की बात कर रहे हैं, कल हम शिक्षा की बात करेंगे, परसों हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, फिर हम किसी और चीज़ की बात करेंगे। हमें कहीं न कहीं मुद्दों के बीच में एक तरीके से एक सामंजस्य बैठाना है और उस व्यवस्था का सवाल उठाना है, ना कि सिर्फ छोटी-छोटी बातों को लेकर और छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर, जो वो चाहते हैं, जो इस व्यवस्था के लोग चाहते हैं हम उसमें फँस जाएँ। NAPM सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म इस मामले में है क्योंकि ये कलेक्शन है, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं और मैं चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों पे कम से कम बहस तो शुरू की जाए। हो सकता है सहमति ना बने, हो सकता है सॉल्यूशन ना निकले, लेकिन बहस छेड़ना मुझे लगता है आज के दिन में सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी होगी और मुझे लगता है NAPM बिल्कुल सक्षम है इस मुद्दे को आगे ले जाने। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, और आपने बहुत ही संक्षिप्त में पूरी जो अर्थव्यवस्था है हमारे देश की और उसमें क्या क्या समस्या है, क्या क्या सामने चैलेंजेस हैं और किस तरीके से उनका सामना करने की जरूरत है, आपने उससे हमें अवगत कराया, बातें रखी। मैं इसका एक अंग्रेजी में छोटा अनुवाद भी करूंगी, पर उससे पहले हम लोग मूव करेंगे टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, जो कि हैं मिस्टर रघुनाथन जी। वो अपनी बात अंग्रेजी में रखेंगे, तो दोनों जब बात रख लेंगे तो मैं ट्रांसलेशंस ब्रीफली करूंगी. Mr. Raghunathan, thank you so much for joining us, and today we are going to request you to talk to us about this issue, and especially in the context of MSMEs, if you can focus on that. Mr. Raghunathan is a first-generation entrepreneur in the field of solar energy, and he's a pioneer in demonstrating several solar applications. He was in the past the national president of All India Manufacturers Organization, and is currently the national chairman of the Association of Indian Entrepreneurs and convener of Consortium of Indian Associations. He is also the board of trustee of Employee Provident Fund Organization in New Delhi, representing employers serving the cause of entrepreneurs at a national level. So thank you so much for joining us today, Raghunathan ji. I am aware that you also have to leave in some time, but the floor is yours for the next 10 to 12 minutes for you to speak to us about this issue. Thank you, Anjali. The topic of today is a very painful topic. I would like to be the voice of the voiceless. What have we made India to be? We have made most of the people of India to become a beggar. A beggar on some context or other, irrespective of the age. Some beg for the food, some beg for the job, some begging for the loan, some begging for relief from the loans, from the payments, some begging for education, some begging for oxygen, some begging for a vaccination, some begging for home to live. Isn't this audible? Isn't this voice heard? Isn't this voice felt? Isn't this tremor felt? Have we lost the human touch with the people? We saw the two ladies speaking. I don't understand Hindi, but I understand their pains. You don't need to speak language to understand the hunger. Several entrepreneurs, several self-employed people have lost their yearnings.
the 4-hour window for anything in this country in course change has made the life miserable for many people. Yet, we speak about as a fastest growing economy. We speak as a quickest recovering GDP. We talk about creating unicorns in the startup enterprises ecosystem. We talk about having produced the fastest third world's richest person in this world in less than 3 years. We speak about Atmanirbhar Bharat. We speak about everything, including building 2 big statues in this part of the time. We have forgotten the lakhs of people, migrant laborers, who walked all the way home. Where have we gone wrong? Why have we gone wrong? Why do you want to change the world, or especially India, overnight? What have you thought about? Everybody thinks, the entrepreneurs have just lost some profit by being closed for 7 months or 6 months. It is not the profit what they lost. The machines were lost because they were not taken care. They were not maintained. The materials were lost because they were not protected. Those who were working field, they lost because everything perished. They lost focus. What did we do for them? We just gave them a 6 months moratorium from the EMI. And what did we do for them from the government? We charged them over interest, which they had to go to Supreme Court level and fight and recover it back. Why is this in this country? Everything has to be fought for. Why is this in this country? Everyone has to be raising their voice to be heard. Where have the empathy gone? Where have the sympathy gone? Where have the touch of the people have gone? I live in a comfortable life zones, but I feel the pains of the people. I could feel their tears in the eyes. Today, you talk on one side, the largest economy which has the youngest population, but we also have 42% of them unemployed. Look at somebody in your house, your daughter or a son who has finished their education, supposed to be the breadwinner for the family, remains a jobless for 3 years to 4 years. At the beginning of their career, we have killed them. Today, look at the delivery boys and girls who come to our house, either for food or for fruits or for Amazon and Flipkart deliveries. I see physically challenged people coming for deliveries now. I was surprised to see women coming for deliveries. Have you ever thought those women who come for their livelihood like this, they don't even have a restroom? How will they work from morning to evening without a restroom anywhere we have created? Have we ever cared? Even if they get ill for 3 days, their income is lost. The gold loan is treated in the same way as a house loan. How is it possible? On top of it, we increase the interest rate to protect the bankers. On one side, we are able to write off 10 lakh crores on corporate loans. On the other side, there is no money in the hands of the people. The inflation is killing them. Their day-to-day even expenditure, which they are not able to afford, have been snatched away with the petrol price increase, with the diesel price increase, with the gas cylinder price increase. Do we address all this? Informal economy means what?
those who are not under the Income Tax Act or under the GDP calculations or under any of the governmental radars, what have we done for them? What have we cared for them? Are we likely to digitalize them? Are we likely to make them become payment digital gateways? Do we talk about billions transaction being done as a success rate? Do we talk what? There is a saying by Gandhi, if an individual does not have a food to eat, we should destroy the world. I can repeat in Tamil. தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம். These are the times which we should recollect. Goodness is gone, feelings are gone, intellectuals are not heard. Anybody who has a voice which is not in the sync of the rulers are being shunted, punctured, and kept prisoned. You see the poor ladies. Where will they go if there is no food available in their kitchen? How will their children live? How will their life be if we are not here to take care of them? Where is that empathy? It is shame for me to pronounce that the world has recognized India. It is shame for me to say we have become the popularistic country in the world. It is shame for Indians to say we have deprived the basic rights of living for the people in this country. We don't have a record of how many small-scale entrepreneurs in this country. Traders, we have no record. Self-employed people, we have no record. Gig employees, we have no record. Informal workers, we have no record. Migrant laborers, we have no record. But we have only one record which says we are the fastest growing economy. What answer will I give to my next generation? The people who are dependent on me in my day-to-day life, if they come and cry for survival, what answer to give? COVID has taken away some of the breadwinners in many families. There is no social security for them. There is no security for them. There is no house for them to live. The breadwinner is gone because they were either front-end people during the COVID time and got impacted and perished in their life, nor they could not afford. Don't we see them? Don't we feel for them? I'm glad your organization has identified this topic. I am on one side happy that there are so many enthusiastic people in this forum. On the other side, I am so unhappy to see people spending every day without knowing how they will pass the day. India is so beautiful a country. I have been in business for 40 years. I have seen from the days where we have enjoyed doing business. It was a pleasure doing business. Today, it has become a pressure of doing business. Out of 2 years, more than 12 months, the vehicle was not running, but the loan what they had taken on the vehicle has to be repaid. There was no relief. There is no gold at home. People have pledged it in the banks or in the NBFCs. Interest rates are freezing. Are we not seeing suicidal rates have gone up? The statistics says the last 2 years, the suicide of self-employed people are the highest. Are we not seeing kids
deprived of education, deprived of going to a school, deprived of formal knowledge imparting. Where are we going? Through this program, I would like to sound a voice of the voiceless saying, wake up, India. If you don't take care of them now, our next generation will perish. There is no point in minting money. We must mint good humans. Thank you, Anjali, for the time what you have given to me. I hope I'm within your time. This is something which is very close to my heart if I start talking. And today is one first day in my life where I feel I should have talked in Hindi. I would have touched the heart of the people with my communication. I wish you can do the translation yourself. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Raghunathan. मैं पहले हिंदी में एक संक्षिप्त अनुवाद कर देती हूँ क्या कहा रघुनाथन जी ने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हमारी अभी की व्यवस्था है उसने लोगों को एक तरह से अलग अलग लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। कोई किसी के घर में खाना नहीं है, किसी के पास में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। जब उनके परिवार के लोग कोविड से मर रहे थे तो उन्हें ऑक्सीजन ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ा जगह जगह जाकर। वैक्सीनेशन के लिए, घरों के लिए, हर एक चीज के लिए मोहताज बना दिया गया है लोगों को अलग अलग जगह पे। और ये केवल ऐसा नहीं है कि प्रवासी मजदूरों का या फिर जो रोजमर्रा के जो डेली वेजर्स हैं उनका की स्थिति है। ये जो स्वनियोजित जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उन सभी का ये हाल बना दिया गया है। लोग जो लोन्स हैं उसके बोझ के तले वो दब रहे हैं। और जो हालात हैं जैसा कि उन्होंने कहा कि शुरू में हमें नसरीन और कोमल ने बताया, देखकर वो हालात लगता है कि कहाँ जा रहा है देश। और उन्होंने ये बार बार कहा कि ऐसा नहीं है कि ये बातें जो हमारे देश में जो नीति बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। लेकिन कहीं पर कमी है तो वो दर्द की कमी है। वो नहीं चाहते इन सब चीजों के ऊपर काम करना, इन सब चीजों पर रिसोर्सेज लगाना। और वो कारण है कि आज हम इस तरीके की जो डेस्टिट्यूशन है, जो दरिद्रता है, उसे देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हमें ये बताया जा रहा है कि भारत तो सबसे तेज बढ़ने वाले देशों में है। हमारे हर रोज मैं जहां भी जाती हूँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ रघुनाथन जी कि सब जगह लोग कहते हैं कि भाई देश, अब भारत तो नंबर 5 इकोनॉमी पे पहुंच गया है। भारत ने तो इतना प्रगति कर ली है कि हम तो सबसे विकासशील देशों के साथ कंधा मिला रहे हैं। और फिर कहा जाता है कि बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है, कि काम करना बड़ा आसान हो गया है। जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए। और ये कहा जाता है कि जो विश्व का तीसरे नंबर पर सबसे अमीर इंसान है, हम सब जानते हैं वो कौन है, अडानी जी हमारे देश के। अब पूरे विश्व में सबसे अमीर इंसानों में उनकी तीसरे नंबर पर गिनती हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि कितनी बढ़िया बात है, कि कितनी और गर्व की बात है कि इतने कम समय में और हमारे भारत देश का एक इंसान जाके इतना अमीर बन गया है। और बड़ी बड़ी स्टैचू बनाए जा रहे हैं, बुत बनाए जा रहे हैं, और बोला जा रहा है कि हम तो बस आत्मनिर्भर बन गए हैं और होने वाले हैं। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है देश में, उसके ऊपर कोई भी कोशिश नहीं है नजर डालने की और कुछ नीतियां बनाने की जो कि लोगों के हित में हो। कोई प्लानिंग नहीं है। आपने कहा कि कोई विचार नहीं हो रहा कि किस तरीके से इस समस्याओं को साथ हमें डील करना होगा। आपने ये भी कहा
कि ये लॉकडाउन के समय, कोविड के समय ये कहा गया कि जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपना खुद का काम करते हैं, उनके जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो कम हुआ है। लेकिन केवल मुनाफे की बात नहीं है, लोगों की जो मशीनें हैं, जो उनका सामान था, जो पूरा उनकी व्यवस्था थी, वो ध्वस्त हो गई है, तहस नहस हो गई है। और उनके ऊपर से फिर चार्जेस भी लगाए गए, जिन्हें लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक उन्हें खटखटाना पड़ा। लेकिन व्यवस्था जो है, वो हमारे देश में जो पावर में है, जो बैठे हैं सत्ता में, वो नहीं सोच रहे इन सब चीजों के बारे में। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके की लोगों के अंदर व्यवसाय जिस तरह से तबाह हुए हैं, और जिनके पास कुछ काम भी है, उनके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। महिलाओं को के पास जब वो काम पे भी जाती हैं, तो जो पब्लिक शौचालय हैं, वो भी महिलाओं के लिए ज्यादातर जगह पे नहीं बनाए जाते, खुलते नहीं हैं। साथ ही में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, चाहे वो पेट्रोल का दाम हो, डीजल का दाम हो, एलपीजी सिलेंडर का दाम हो, लोगों के जो समस्याएं हैं, लोगों की जो भूख की समस्या है, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत करने के लिए जो उन्हें एसेंशियल गुड्स हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बड़ी आसानी से ये कह देती है कि हमारे पास तो कोई सूचना ही नहीं है, हमारे पास डेटा ही नहीं है कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास प्रवासी मजदूर कितने हैं, ये भी नहीं हमें पता, गिग वर्कर कितने हैं, ये भी नहीं पता, माइक्रो सेल्फ एम्प्लॉयड जो काम करते हैं, स्वनियोजित, वो लोग कितने हैं, ये भी नहीं पता है। तो सरकार हर चीज पे अपना पल्ला झाड़ रही है, ये कह के कि हमारे पास तो नंबर ही नहीं है, हम जानते ही नहीं कि कितने लोग हैं, उनकी मदद क्या की जाए, पॉलिसी क्या बनाई जाए। तो ये एक तरीके से जवाबदेही से भागने का जो सिस्टम बना रखा है सरकार ने। और उन्होंने कहा कि लोगों की जो मौलिक अधिकार है, वो उनसे छीने गए हैं। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, वो कहते हैं हमें तो लगता है कि प्रेशर ऑफ डूइंग बिजनेस है, कि अब तो अपना काम धंधा करना भी एक बहुत प्रेशर की बात है, बहुत परेशानी की बात है। और उन्होंने कहा कि देश को ये सोचना होगा कि ऐसा नहीं है कि केवल पैसे बटोरने से, पैसे की हम बात करते हैं कि कुछ लोग बड़े अमीर हो गए हैं हमारे देश में, वो ही काफी नहीं है। लोग किस तरीके से जीवन बसर कर रहे हैं अपना, वो जरूरी है देखना हमारे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रघुनाथन जी, आज आपको कहीं जाना भी था, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखी। I'm going to very briefly also translate what Himanshu spoke to us about, because he spoke in Hindi and there are some people who have requested that an English translation be provided. Himanshu talked to us about the larger context, and he said very clearly in the beginning of his intervention that this is not a result, where we are today is not the result of just the lockdowns or the pandemic. This is a systemic problem. We need to understand that this is a question of political economy. And unless we understand the role that maybe even all of us are playing, and certainly the policies are playing in reaching people to this state of desperation that we saw Nasreen and Komal and their families in, we are not going to be able to even look at the solutions in any meaningful way. He said that the working class, people working in the unorganized sector, have been disenfranchised, disempowered in a very systematic manner. Demonetization and GST, two things that he talked about, he said have hit the poorest the most. The cash economy, which was hit by the demonetization, is really something in which the unorganized sector dealt with. So if we look at the unorganized sector, most people dealt with cash. So when demonetization happened, their small businesses, their small shops were completely destroyed. Their livelihoods were hit in an unprecedented way.
he said that the GST, again, it was something that the organized sector was very much used to dealing with. It was really the unorganized sector that it hit in the worst possible way. And the benefits of both demonetization and GST being brought in went to the big corporates, to the big businesses. And it was at the cost of people working in the unorganized sector, because unorganized sector is not just daily wages. It's also people who who run small businesses, whether they are little shops somewhere, whether they are just people who set up, these radies at, stalls. All of these are part of the unorganized sector, and all of them have been hit very, very hard by these kinds of perverse policies. The other thing that Himanshu talked about, I think in great detail, which is very important, is the issue of how in the organized sector itself, the whole process of contractualization, the gig economy, of course, also that we hear about, that how that has really disempowered and disenfranchised people. Because earlier, there was still, when you worked in the organized sector, very often people then associated it with permanence. They associated it with people getting some kind of social security benefits. But today, the organized sector, including the government, has completely moved to the contractual labor force, and where the people are hired for short periods of time. And actually, the situation of a majority of those working in the organized sector today is the same as that of people working in the unorganized sector. So what we are seeing today is that people are left without social security. There is no permanence. And what the lockdown did was really given that last push. The management, it's managed to actually ensure that in the name of technology, in the name of ease of doing business through this period, people who were at the margins have got pushed absolutely to the brink. So what Himanshu said is that the lockdown and what has happened through the lockdown has to be seen in the larger context. We all enjoy some of these things of saying that, we order something and it's at our doorstep in no time. But really what is happening, who are these delivery people who are reaching our homes? The delivery boys and girls, Himanshu said, are those people who were earlier doing some sort of small business, running a small shop somewhere. They were small time entrepreneurs, but they have all been forced now to enter this sector and really lose whatever permanence and whatever social security that they had and work that they had. Himanshu said our economic obligation and that of a welfare state like ours isn't just to increase GDP or giving work to a selected few, and ensuring their ease of doing business. It really is to ensure that the last person, people like Komal, like Nasreen, are educated, their health is taken care of, food security is ensured for all of them. And the economic framework has to be such that it takes into account the basic rights, the delivery of basic services to every person in the country. Himanshu finally said that one of the big problems is how constantly the working class is positioned. It's almost seen as a drag on the economy, but what they are really is the backbone of the Indian economy. They contribute to the economy as workers in a huge way, and also they are finally the consumers. They drive demand. If they don't have the resources, they don't have the money, we have to understand that where will the organized sector also profit from? So their role, their entire issues have to be mainstream. And Himanshu also left us with the thought that this can only be done
at the grassroots. When people come together, trade unions, their people come together, even in the unorganized sector, raise their voices, raise their concerns, and these issues are highlighted and center staged so that they cannot be ignored anymore. So thank you so very much, Himanshu. We do have a question for you, but before that, I'm going to request Chirashree to please speak to us. Chirashree is also an economist and associate professor at Jawaharlal Nehru University. She has been doing some amazing research, which we thought we requested her to share the findings of with us, specifically around the situation of women in this entire context. So मैं अब चिराश्री जी को रिक्वेस्ट करूंगी, वो अपनी बात रखेंगी. चिराश्री जी अर्थशास्त्री हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, बहुत ही शानदार शोध करती हैं, रिसर्च करती हैं, जिससे कि सटीक हमारे साथ में डेटा आ सके और महिलाओं के मुद्दे के ऊपर इस पूरे जो असंगठित क्षेत्र में हम देख रहे हैं संकट मंडरा रहा है, उसमें महिलाओं के ऊपर जो संकट है उसके बारे में भी चिराश्री जी हमारे से बात करें. आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड द फ्लोर इज योर्स फॉर द नेक्स्ट 12 मिनट्स. शुक्रिया अंजलि और मीरा बहन और दीपा को और NAPM को मुझे आज ये मौका देने के लिए कि मैं आपके सामने मेरी बात रख सकूं. हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी हिंदी में बोलने की, पर कुछ शब्द शायद अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करना पड़े, और अगर अंजलि मुझे सहायता कर सके उन हिंदी प्रतिशब्द उस समय मुझे थोड़ा प्रॉम्प्ट करके बता दे अगर जरूरत हो तो, क्योंकि कुछ चीजें से उनकी हिंदी तो मतलब आपको पता है कि हमारा लैंग्वेज पॉलिटिक्स किस तरह चलता है. तो मैं शुरू करूंगी थोड़ा इतिहास की ओर देखते हुए. वो अमृत उत्सव चला रहे हैं सरकार, स्वतंत्रता की 75 वर्ष होने का. तो याद किया जाए कि जब जन आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, और उसी समय मजदूर आंदोलन भी अपने संगठित होने लगा था देश के विभिन्न कोने में, और मजदूर आंदोलन के मांग के चलते ही 1947 में अगस्त में स्वतंत्रता मिली, और अक्टूबर में 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लागू किया गया. और इस एक्ट है हमारे देश का पहला एक्ट, और शायद मतलब पृथ्वी में भी बहुत कम देश है जहाँ पे इस तरह का एक एक्ट लाया गया था, जिसमें कोई भी इंसान जो मजदूरी करता हो, वो किसी भी जगह में मजदूरी करता हो, चाहे वो किसी के घर में करता हो, चाहे वो किसी कारखाने में करता हो, चाहे वो किसी स्कूल के में सफाई कर्मचारी हो, सारे लोगों का मतलब कहीं भी आप काम करें, जब तक आप मजदूरी करते हैं और आपका कोई बॉस है, तो इस ऐसे सिचुएशन में उन सब लोगों को मजदूर का दर्जा दिया गया, और उनको ना ही मजदूर के लेबर राइट्स जिसको हम कहते हैं, मतलब कुछ हक दिए गए, उसके साथ ये भी दिया गया कि वो हक का अगर हनन किया गया कहीं भी, तो आप वो कोर्ट में जाके डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं. इसका सबसे बड़ा विरोध किसने किया? सबसे बड़ा विरोध किया हमारे देश के उस समय जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, उनका जो पूंजीवादी थे, उनका जो संगठन था, बड़े बड़े बिजनेस थे, उनका जो संगठन था, जिसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहते हैं, यानी कि फिक्की. और उन्होंने लगातार 8 साल सरकार पे, उस समय नेहरू जी का सरकार था, दबाव बनाए रखा कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसका मतलब था कि असंगठित क्षेत्र खत्म हो गया था देश से, और सारे लोग बेसिकली फॉर्मल मतलब फॉर्मल लेबर राइट्स के तहत आ गए थे. और धीरे धीरे सरकार पे दबाव जब बढ़ा, सरकार मतलब उनकी बात सुनने लगी,
और इसी समय भोपाल में पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा स्ट्राइक हुआ। और उस समय नेहरू ने कहा था 1955 में कि अभी हम लोग जब नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं तो इस समय ये जो स्ट्राइक कर दिया मजदूरों ने, ये हमारे इट इज अ स्टैब ऑन द बैक ऑफ द नेशन। अंजलि कैन ट्रांसलेट इट लेटर। तो इसके बाद ही 1956 साल में नया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बना, जिसमें कहा गया कि एक सर्टेन साइज का जो फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो मजदूर काम करता है सिर्फ वही मजदूर है, बाकी सब ना मजदूर है। तो हम सब जो समझते हैं कि जो भी आज बात कर रहे थे शुरू में, सारे अपने को मजदूर बता रहे थे, पर हमारे देश के कानून के तहत 1956 साल से ये जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनको तो कानून मजदूर मानता ही नहीं था। तो ये आज नया कुछ नहीं है, ये स्वतंत्रता के 10 साल के अंदर ही इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया कि तरह तरह की मजदूरी, तरह तरह के काम, तरह तरह के जो मतलब लोग जो चीजें बनाते हैं और बेचते हैं, उनको मजदूर नहीं माना जाएगा। और ये डिफरेंट जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और इसीलिए है कि बहुत सारे अलग अलग के तरह का हक अलग अलग मजदूरों को मिला। किसी को सब हक पूरा एक साथ नहीं मिला और इसीलिए धीरे धीरे संगठित और असंगठित के मजदूरों को लड़ाया भी गया अपने में, क्योंकि ये सब से कुछ लोगों को के लिए ये फायदेमंद होता है। अब वो कौन लोग हैं वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप देखें कि हमारे देश में आज अगर 10 रुपए का मूल्य 10 रुपए का सामान बनाया गया जिसका मूल्य 10, अगर सामान बनाया गया जिसका मूल्य 10 रुपए है, उसमें से सिर्फ 23 पैसा मजदूर को जाता है और ये संगठित क्षेत्र में है। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए हमारे पास ऐसे आंकड़े नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर संगठित क्षेत्र में ही मजदूर को इतना कम रकम मिल रहा है तो असंगठित में तो उससे भी कम मिलेगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र, और मैं इसको थोड़ी देर में और थोड़ा इलैबोरेटली बताऊंगी कि असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, जिनकी मजदूरी के बेसिस पे कुछ चीजें बनती हैं, जिसको फिर जो सामान फिर संगठित क्षेत्र को बेचा जाता है, वो फिर उसको बाजार में बेचते हैं या अपने फैक्ट्री में लगाते हैं, तो वो जितना सस्ता उनको मिलेगा उतना ही उनके लिए फायदेमंद होगा, उतना ही उनको प्रॉफिट मिलेगी। तो इसीलिए पूंजी जिसके बेसिस पे हमारे देश में और विश्व में अभी पूरा प्रोडक्शन सिस्टम जारी है, जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं, कि पूंजी लगाओ, मजदूर लगाओ और उसके बाद मूल्य बनाओ। तो उस मूल्य में हमारे देश में वो मूल्य किस तरह से तैयार होता है कि आप मजदूर का जो पोर्शन है उस मूल्य में, मजदूरी का जो पोर्शन है उसको घटाते जाए। अब ये घटाना कैसे संभव होता है, इसके 3-4 तरीके मैं बताऊंगी। और इसमें से पहला तरीका तो ये है कि हमारे देश में जो जातिवाद है और पितृसत्ता है, ये दोनों की जो मतलब दोनों का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, उस सामाजिक स्ट्रक्चर को व्यवहार करके मजदूरों पे जो एक कमांड है कि उनसे जितना हम काम लेते हैं पूरे काम का हम रकम नहीं देते हैं। ये कैसे होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मेरे काम से मैं देती हूँ, मेरे शोध से, कि ये जो घरेलू काम करती हैं जो महिलाएं हैं, उनका मैंने एक बड़ा सर्वे किया था 3 साल लगभग लॉकडाउन से पहले, और उसमें ये पता चला कि जैसे आप सबको ये पता होगा, नया कुछ नहीं बता रही हूँ, वो है कि काम इस तरह से होता है दिल्ली में कि आप झाड़ू पोछा का इतना, मान लीजिए झाड़ू पोछा 1 महीने का 1200 रुपए, और बर्तन किचन साफ करने का 1200 रुपए, इस तरह से रेट होता है। लेकिन उसके अलावा उनपे कई काम थोपे जाते हैं, जैसे कि थोड़ा बच्चे को संभाल लो, थोड़ा चाय बना दो, गेस्ट आए हैं,
थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो कर दो। तो ये करके बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करवा लिया जाता है जिसके लिए उनको कोई पैसे नहीं दिए जाते। अगर इस हर चीज के लिए पैसे देने जाने पड़ता तो जो है, जो एम्प्लॉयर है, जो डोमेस्टिक वर्कर का एम्प्लॉयर है, घरेलू कामगार महिला का जो एम्प्लॉयर है, उसको अपनी सैलरी से कहीं ज्यादा पैसे अपने घर में काम करने वाले मजदूर को देना पड़ता। और इसीलिए वो नहीं देते हैं, इसलिए उनको भी अगर सैलरी, उनका भी सैलरी कम रख सकते हैं। उनके जो एम्प्लॉयर हैं, उनके जो बॉस है, वो उनका सैलरी कम रखेंगे। तो इस तरह से है कि ये जो जाति, और क्यों लोग ऐसा करते हैं, जब हमने पूछा कि आपको तो इसके पैसे नहीं मिलते, आप क्यों नहीं बोलते ये मेरा काम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मतलब वो समाज में हमसे इतने ऊंचे हैं, वो अगर हमसे कुछ बोले तो हम कैसे ना कर सकते हैं। तो ये है जातिवाद का असर, ये है पितृसत्ता का असर कि जो हमें झुकने को हमेशा मजबूर करता है। और इस झुकने के कारण ही हमसे ऐसी मजदूरी के नाम पे ऐसा काम करवा लिया जाता है जिसका कोई मतलब जिसके लिए पैसे नहीं दिए जाते, जिसके लिए मजदूरी नहीं दी जाती। मजदूरी तो मिलती है जो काम करना था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस पे जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब मौखिक कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन इसके अलावा भी तरह तरह के काम करवा लिए जाते हैं जिसके कोई पैसे नहीं दिए जाते। इसको हम कहते हैं अनपेड वर्क विद इन पेड वर्क। और इस अनपेड वर्क विद इन पेड वर्क जितना बढ़ता जाता है और लोगों की मजबूरी जितनी बढ़ती गई है, जो पिछले 3-4 साल से कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, सारी बातें हुई है ये इसका। लेकिन ये एक ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके चलते हुआ है, कि मजबूरी जैसे जैसे बढ़े, और मजबूरी बढ़ता ही गया है, लोगों ये अनपेड वर्क का कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। और अगर अनपेड वर्क का कंपोनेंट बढ़ता गया तो इसका मतलब है कि मेरे घर में जो काम करती हैं, उन्होंने मेरा जो मतलब पौष्टिक जो नीड्स हैं, मुझे काम करने जाने के लिए मुझे सोने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, ये सब उनसे मैंने बहुत ही कम पैसे में करा लिया। तो मैं भी कम पैसे में काम कर सकती हूँ। और मैं इसी तरह से है कि पूंजीपति जो है, जो एम्प्लॉयर है, उनका शेयर बढ़ता जा रहा है मूल्य में, और जो मजदूर है उनका शेयर घटता जा रहा है। और इसमें पितृसत्ता और जातिवाद का एक अहम जगह होता है। कहीं कहीं वो इतना तक कि वो वायलेंस होकर आता है, हिंसा की घटनाएं भी हम जानते हैं इन मजदूरों के साथ होता है। दूसरी चीज जो हिमांशु बात कर रहे थे, वो जिसको कहते हैं सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन, कि आप सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं, तो अगर महंगाई बढ़ती जा रही है तो आपको सब्जी बेच के जितना अपने लिए रखते थे वो कम होता जा रहा है। और इस अवस्था में आप क्या करेंगे, आप और भी काम करना चाहेंगे। जो होम बेस्ड वर्कर होती है, महिलाएं जो घर पे, और आजकल बहुत ऐसा नहीं, पहले लोग बात करते थे कि वो जरी का काम और ये, अब सिर्फ वो नहीं है, अब मोबाइल फोन के पार्ट्स भी घर पे महिलाएं बनाती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स का असेंबली। और वो अल्टीमेटली जाता है मल्टीनेशनल्स का बनाया हुआ मोबाइल फोन, जो हम बहुत बहुत कीमत देके खरीदते हैं। और उस महिला को हर एक मोबाइल फोन के हर एक जो पार्ट बनाया उस पे उनको कुछ पैसे मिलते हैं। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, अपने को सस्टेन करने की दिक्कत आती है, तो लोग अपना काम का समय बढ़ाते जा रहे हैं। और फिर भी है जो नासरीन बता रही थी, या कोमल से हमने सुना, कि इस अवस्था में क्या हो रहा है कि फिर भी भूख, फिर भी गरीबी, और फिर भी जो डेट है, मतलब जो ये सब बढ़ता ही जा रहा है। एक तीसरा तरह का चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, वो है कि जिसको कहते हैं डेट बॉन्डेज, या किसी दूसरे टाइप का बॉन्डेज, बंधुआगिरी। नए तरह का बंधुआ मजदूरी आ रहा है सामने। एक को कहते हैं जो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, जहाँ होशियरी इंडस्ट्री है, जो कि पूरा एक्सपोर्ट होता है, जहाँ से होशियरी, वहां पे मतलब बहुत ही कम एज की लड़कियों को ले जाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट पे। 4 साल में 40,000, 30,000 से 25,000 से 40,000 तक रुपए मिलते हैं। और उनको दिन में 18 घंटा काम कराते हैं,
और अलग से और कोई मजदूरी नहीं मिलता, वही मतलब सालाना 10,000 भी नहीं, 8 से 10,000। और रहने का जगह बहुत ही खराब है, खाने को बहुत ही कम देते हैं और काम कराते हैं 18 से 20 घंटा, और बहुत ही अत्याचार होता है उनपे। शोषण तो होता ही है लेकिन अत्याचार भी होता है, और वो अत्याचार यौनिक अत्याचार तक भी होता है, उनके हिंसा उनके ऊपर की जाती है। और इस अवस्था में वो 3-4 साल काम करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी शादी की डाउरी इस तरह से कमा के आती हैं, क्योंकि घर वाले डाउरी नहीं दे सकते। तो ये एक डेट बॉन्डेज है। और ये हमारा जो ग्रोथ की बात करते हैं, ये हमारे देश का मतलब इकोनॉमी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ाने वाला एक्सपोर्ट सेक्टर में इस तरह की मजदूरी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे तरह हमें और ये एक्चुअली बाय लॉ बैंड है, और फिर भी ये होता है। दूसरा एक और बस एक लास्ट एग्जांपल इस तरह का मैं दूंगी, वो है कि जोड़ी लेबर। वो आप हर जगह देखेंगे, आप में से बहुत लोग काम भी कर रहे होंगे, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, कि ये जो जितने कंस्ट्रक्शन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, और वहां पे आजकल फिर से लोगों को एक मजदूर को अपने औकात से नहीं, एक फैमिली के औकात से, एक हस्बैंड और एक वाइफ को एक साथ एक जोड़ी मान के, एक पति और पत्नी को उनका एक वेज दिया जाता है। तो उसमें होता है कि जो महिला है उसके कंट्रीब्यूशन को डी वैल्यू किया जाता है। उनको उतना, अगर वो अलग काम करती तो वो उनको जितना मिलता, दोनों एक साथ काम करते दोनों को कम मिलता है, पर महिला का शेयर हमेशा और कम होता है उसमें। और बच्चे का लेबर तो फ्री आता है, जब वो बहुत छोटा होता है तो वही उसको सुला के रखते हैं, खिलाते हैं, और उसके बाद थोड़ा बड़ा हो गया तो वो भी देखेंगे आप कि 2-4 ईंटा लेके वो भी उससे भी काम करा रहे हैं, मलबा उठा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, और उसको कुछ पैसे ही नहीं देते। तो पूरा फैमिली बेसिकली अनपेड लेबर ज्यादा दे रहा है, जितना पेड लेबर मिलता है उससे ज्यादा। तो ये जो अनपेड वर्क और अनपेड लेबर का मुद्दा है असंगठित क्षेत्र में, यही हमारे देश को चला रही है, देश की अर्थनीति को चला रही है। क्योंकि पूंजी जो निवेश करते हैं, जो बड़े बड़े मालिक हैं, रघुनाथन जी जैसे नहीं, जो बड़े बड़े मालिक हैं जिनकी बात हो रही थी, अदानी जी और बाकी सब लोग, इनका अभी है कि एक तरफ से ये बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन एक कहते हैं उसको कि सारा निवेश करने के बाद कितना प्रॉफिट आपके पास रह रहा है, उसका अगर हम परसेंटेज ले तो हम देखेंगे कि 1990 में वो 25% था, और आज के प्रतिशत था, और आज के दिन में वो 11% हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रॉफिट घट गया है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर जिस रेट से बढ़ रहा है वो रेट घट रहा है। तो जब ये रेट घटता है तो लोग वो और भी ज्यादा श्रमिक से जितना पैसा देते हैं, तो पहले जब 100 रुपए मिलता था तो 300 रुपए का काम करवाते थे, और आज जब 100 रुपए मिलते हैं तो 700 रुपए का काम कराते हैं। तो ये 600 रुपए जो है ये मालिक हो जाता है। ये है हमारे मतलब बड़े बड़े उद्योगियों का बात। तो बड़े उद्योगियों के साथ छोटे उद्योग कैसे जुड़े हैं, उनमें महिलाएं कैसे जुड़ी हैं, जो डेयरी पे काम करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो कैसे जुड़े हैं, वो मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की। एक तो हिमांशु ने बताया कि यही खरीदार है, ये अगर नहीं खरीद पाए, अगर ये इतने गरीब हो जाए कि वो खरीद ही नहीं पाए, तो भी जो पूंजीपति है उसको समस्या होगा। लेकिन और एक मसला है कि ये अगर इतना अपना जो हर काम जो करते हैं उस काम का मजदूरी मांगने लगे, तो भी पूंजीपतियों को खतरा है, क्योंकि तब उनका जो शेयर है पूरे मूल्य में वो कम हो जाएगा। लास्ट में 2 और चीज बोल के खत्म करूंगी। पहला तो ये है कि अब एक नया चीज हमको देखने मिला है, जातिवाद और पितृसत्ता को तो हम लगाते ही आए हैं ना, तो जो अब एक नया चीज इकोनॉमी में उसका प्रयोग हुआ है, ताकि ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर से जितना हो सके उसका मतलब शोषण किया जाए। लेकिन अब और हम देख रहे हैं पिछले 7-8 साल में, जब से अभी जो सरकार चला रहे हैं वो आए हैं, तब से हम देख रहे हैं कि अब धन को भी एक मुद्दा बना दिया गया है, और
धर्म और जाति दोनों, दलित और मुस्लिम पे जो अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके महिलाओं का रेप हो रहा है दलितों में, और ये जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, भीड़ जाके लोग, आप मुसलमान है तो भीड़ जाके आपको मार देगी। तो इस तरह की चीजें से क्या होता है कि आपका अब जो है, तो पहले था कि मैंने शुरू किया था आजादी से, कि उस समय स्वतंत्रता जो मिली थी उसमें हम सब को बोला गया था कि हम सब इक्वल सिटीजन है, समान अधिकार है हमारा इस देश के राजनीति पे, अर्थनीति पे नहीं लेकिन राजनीति पे। लेकिन अब ये हो गया है कि कुछ लोगों को का जो सिटीजनशिप है, उनका जो बेसिक पॉलिटिकल राइट्स है उसका भी खंडन, सोशल राइट्स है उसका भी खंडन किया जा रहा है, और वो किया जा रहा है वायलेंस के साथ। और इससे क्या होता है, मान लीजिए कि एक घर में किसी पुरुष का अगर मर्डर कर दिया गया, लिंचिंग कर दिया गया, तो उसके बाद क्या होगा कि वो वहां पे वो परिवार रह ही नहीं सकता, उनको थ्रेट दिया जाएगा, उनको मारने की धमकी दी जाएगी, रेप की धमकी दी जाएगी, तो वो वहां से जो बसे थे, जो काम कर रहे थे, उससे वो उत्पाटित होके कहीं और जाके और भी कम मजदूरी से काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही चीज हो रहा है हमारे देश में दलित और मुस्लिम के साथ, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे कम्युनलिज्म के जरिए। और इससे भी यही हो रहा है कि इससे उनका लेबर और भी सस्ता, उसका वैल्यू और भी कम किया जा रहा है। इसे कहा गया है कि उनका जो मतलब प्रिकैरिटी है, उनका जो वल्नरेबिलिटी है, उसको मतलब बढ़ावा देना। तो इसका सामाजिक और राजनीतिक तो एक मतलब जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन ये समझने की बात है, और इसी बात पे मैं अपना बात खत्म करूंगी कि ये जो दो साइड है, कि हमें लगता है वो सब राजनीतिक मुद्दे हैं, और हम जो आज श्रम पे बात कर रहे हैं, महिलाओं के श्रम पे बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक मुद्दा है, अर्थनीति का मुद्दा है। लेकिन आप ये अर्थशास्त्र का मुद्दा है, आप ये देख लीजिए कि ये दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट, क्योंकि आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है, कि जो हमारे देश में जो सिटीजनशिप और सोशल मूवमेंट्स है, जो कि राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार पे काम कर रहे हैं, और हमारे जो दूसरे संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का जो संघर्ष है, जहाँ पे उनके लिए सोशल सिक्योरिटी वगैरह की बात हिमांशु ने की, पर मेरा तो कहना है कि उसके साथ ये जोड़ना जरूरी है कि पूरे काम का पूरा मजदूरी, ये जो बेसिक स्लोगन है, जो काम करेंगे उसका मजदूरी, कुछ भी काम ऐसा नहीं जो कि हमसे लिया जाए और जिसके लिए हमें मजदूरी ना दिया जाए। तो ये इन दोनों, ये जो सिटीजनशिप और उसके तहत जुड़े हुए जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे जो लड़ाई है, और जो अर्थनीति और हमारे मजदूरी की जो लड़ाई है, ये दोनों लड़ाई अलग अलग ना लड़े जाए, इनको एक साथ लड़ना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों चीज एक साथ ही आज हम जो बात किए, जो मतलब जो डिस्ट्रेस की बात है, ये पैनल का जो टॉपिक है, उसके मूल में सिर्फ अर्थनीति नहीं है, उसके मूल में सामाजिक शोषण और अर्थनीतिक नैतिक शोषण दोनों है, आर्थिक शोषण दोनों है। तो इसीलिए मेरा दरख्वास्त है कि आप ये डायलॉग को उस दिशा में ले जाए जहां पे कि ये दोनों अलग अलग साइलोज में ना होके ये आंदोलन एक साथ किसी तरह जुड़ सके। शुक्रिया। बहुत बहुत जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया चिरश्री जी, जिंदाबाद। और आपने तो सारी बात बहुत ही खूबसूरती से हिंदी में रखी है, तो कोई जरूरत ही नहीं है मुझे हिंदी में कुछ प्रॉम्प्ट करने की या कुछ बताने की। इतने बढ़िया तरीके से आपने हमें ये समझा दिया है कि कैसे हमारी जो राजनीतिक हम सोचते हैं लड़ाइयां हैं और संघर्ष हैं और आर्थिक संघर्ष हैं, हम उनमें जो तालमेल है वो आसानी से देख नहीं पाते हैं, और हमें ये सिखाया जाता है
कि देखिए ये अब हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, अब राजनीति को छोड़ दीजिए, और अब हम ये सब बात कर रहे हैं राजनीति की, तो उसमें अर्थशास्त्र का क्या मतलब है। लेकिन आपने बताया है कि किस तरीके से हम जब तक इन सब संघर्षों को इकट्ठे नहीं लाएंगे, पूरी व्यवस्था को समझेंगे नहीं, तब तक जो हमारे संघर्ष हैं वो पूरी तरह से पुख्ता नहीं होंगे, वो उनमें वो ताकत नहीं आएगी जिसकी जरूरत है आज देश में बदलाव लाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ब्रीफली मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। You started by taking us back in history, where you said that today we are celebrating the Amrit Mahotsav and so on, but at the time of independence, there was also the labor movement, which was very strong. And as a result, in 1947, the Industrial Disputes Act was brought in, where it pretty much did away with the unorganized informal sector, because every person, everyone who worked in any way was a worker, was given labor rights. Now, and basically, if they were violated, it could be disputed in a court of law. But how even, this class struggle and how this pushback is not new. The capitalists at that time, the FICCI, specifically you mentioned, opposed this law, and for 8 long years they held up that opposition. Finally, when there was a huge strike in Bhopal in 1955, the then Prime Minister Nehru, he sort of said that this is going against nation building, and the new Industrial Disputes Act was brought in, which basically said that only people who work in factories or organizations of a certain size have the rights that of the labor there working there has rights. So basically, institutionalization of people who are workers not having the kind of rights that are required for labor. So this was something that happened historically, which you gave us an understanding of. And you said very clearly how, if anything that is costing 10 rupees today, only 23 paisa is going to the workers, even in the organized sector. So we don't even have the concomitant figures for the unorganized sector, but in the organized sector we can see how little as a percentage of what is being produced is actually going to people who are working on the ground. And you're saying that a large part of this this percentage being so small, and now that it is reducing, is actually linked to our very social structural problems of caste and patriarchy. And how is that linked? You talk to us about the survey that you've been doing as well. You said that the whole issue here is that people are not getting paid for the full work that they are doing. They're not getting the full pay, wages, full money for the work that they are doing. In the as far as caste is concerned, if everything was monetized, then a lot more would have to be given to the workers than if it isn't. When we say that people from in your surveys with the household domestic workers survey that you did, you said that you saw how rates are fixed for certain kinds of work. So let's say to clean the kitchen or to clean the house, a certain amount of money is paid. But what is happening in reality is that people are being made to do much more work, take care of the children, make a cup of tea and so on, and people are not being paid for this work. And if all of this was monetized, they would actually end up getting much more in terms of wages. So in your survey, you also asked, why is it that you are willing to work for much less than what you ought to be paid for? And you were told
that very often that people said that, look, we belong to the lower castes, and so lower social structures, and many people, many respondents said that they were women, and all of these factors combined to the point where they did not have the confidence to ask for greater wages and did the work that they were being asked to do. Also, you said that when this happens, then the people who are employing domestic workers also are willing in many ways to take much lesser than they would otherwise take as their own wages. And finally, the capitalists, the big corporates, are the ones who benefit. The other issue that you talked about is the issue of self-exploitation, where people who are self-employed also keep increasing their work to cope with inflation and destitution. So zari work, mobile handset parts being made, all of that work, which is very time consuming, people just keep doing much more of that to be able to earn a little more to make two ends meet. You also talked about how there is a new kind of bonded labor that has come up. You gave an example from, I think, Bengal, you said, where young girls are working, and for 4 years or so, they get a cumulative amount of wages of 30 to 40,000 rupees. Anjali, not Bengal, Tamil Nadu. Tamil Nadu. I'm so sorry. I was not sure that I got the state right. So in Tamil Nadu, how women are, young women especially, are being exploited. There is almost a state of bonded labor, because in 4 years they are paid something like 30 to 40,000 rupees, which comes to about 8,000 rupees a year. There is not just this kind of economic exploitation, there's also sexual abuse that they have to tolerate, 18 hours of work. But all of this is being done because their families can't afford the dowries that are needed to marry them. So they are forced, in a sense, to collect this money so that they can pay for their dowry in their marriage. Now, we are then saying that the economy is growing, but how is the economy growing? This is the kind of thing that is happening, where there is self-exploitation, there people are being underpaid, and there is complete situation of bonded labor. That is what is contributing to the large profits and the economy growing that we see it today. Also, you gave the example of Jodi workers, how families as a composite unit are hired at construction sites where women's labor is devalued. So people pay for the Jodi or the couple together, and the women's work is devalued, and children's work, if there is any, is totally unpaid. So unpaid work labor is really running the economy of our country. And when we say that big capitalists are making big profits, which are helping the economy, the country, we have to understand that for every 100 rupees that they are paying, there was a time when they were getting work worth done of 300 rupees and paying just 100. And as rate of profits have reduced for them, not profits, but rate of profit, has increase in profit has reduced for them. For every 100 rupees that they give, they get work worth of 700 rupees. So exploitation is going on increasing. And what you said is that if workers started asking for all the wages that were due to them, profits would plummet. So finally, you said that, this entire issue of tensions, social tensions, Dalits, Muslims, lynchings of minorities, the atrocities on Dalits and minorities, that also drives wages down, because there is an atmosphere of fear that is created. People are uprooted in all this violence, and then when they go and settle in other places or even go and ask for work, they're willing to work at a much lower wage. And that is also the economic cost in many ways of these atrocities. And you finally ended by telling us that there is no
political or separate and a silo separate. We can't look at things in silos, that there is one economic silo and then there is the political issues. All of them have to be seen together. The struggles have to be fought together, whether it is for full wages for the work that is being done, or citizenship issues, or political issues of atrocities against minorities, exploitation, Dalit atrocities, and so on. These struggles must come together for things to really fall in place and for us to make real gains as a society. Thank you so very much, Chirashree, and for joining us and for so wonderfully pulling everything together for us. I'm now going to request Husnara. हुसनारा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, शायद अशोक आप बैठे हैं उनके साथ में, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हमने बात सुनी थी कि किस तरीके से लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। हमारे साथ कौशल्या भी हैं, उन्हीं के साथ। हाँ, कौशल्या हैं और हुसनारा जी हैं, वो अपनी बात रखेंगी संक्षिप्त में। नमस्कार, मेरा नाम कौशल्या है। जगदम्बा काम पे रहते हैं। लॉकडाउन के पहले से मेरा बहुत पैसा हो जाते थे, बच्चे पाल लेते थे। अब लॉकडाउन के बाद पहले से मेरे पति खत्म हो गया, 4 बच्चे हैं। खाने पीने का बहुत दिक्कत होते है, कभी चावल बनता है, कभी नहीं बनता है, मुरमुरा खा के रहते हैं, सब्जी नहीं बनता है। और हम 4 बच्चों को लेके कैसे मैं गुजारा करूं? बच्चों को पढ़ाई छोड़ा के मैंने काम पे लगा दिया। मेरा इनकम नहीं है, मैं 5,000 के काम में क्या होगा? 4,000 तो घर के किराया हो रहा है और कर्जा मैंने बच्चे के इलाज करने के लिए मैंने 10,000 रुपये कर्जा करा, मैंने पैसा नहीं भरने पा रहे। ये लोग पैसा मांग रहे, बिजली के बिल इतना आ रहे, मैं कहाँ से भरूंगी? खर्चा पानी में लेके मैं कैसे करूंगी? शुक्रिया कौशल्या जी। हुसनारा जी अपनी बात रखेंगे। जी, हुसनारा जी आप बोलिए, दिख रही हैं आप कैमरा में, बोलिए। मेरा नाम हुसनारा है। बहुत दिक्कत हो रहा है, अभी काम नहीं है। लॉकडाउन का पहले बहुत काम था, अभी सारे काम छूट गया, काम नहीं है। 7-8 हज़ार का काम है, कर्जा हो जाता है, 20-30 हज़ार का कर्जा हो गया। इतना काम नहीं है, अकेले कमा नहीं पा रही हूँ। हुसनारा जी के पति नहीं रहे कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। अच्छा, 2 बच्चे भी हैं, गांव में रहते हैं, यहाँ पर किराए पे रह रही है हुसनारा जी। और कितना उन्होंने बताया? 30,000 के करीबन कर्जा है। 30,000 के आसपास इनके ऊपर कर्जा हो गया है जी। तो कौशल्या और हुसनारा जी ने अपनी बात रखी। पति का देहांत हो गया है, तो बोथ कौशल्या एंड हुसनारा शेयर्ड their testimonies. They're basically saying that their husbands passed away. Kaushalya lost her husband during COVID. She has 4 children, earns 5,000 rupees in a month, has to pay a rent of around 3,000 to 4,000 rupees, living in Delhi in a small juggi, but the rents are there. She said that her child's health was very poor. She had to take debt, and she said that we are not even able to afford rice and to be able to cook rice at home. Very often the children just have to survive on murmuras. So nutrition, the state of food insecurity, lack of nutrition for her and her children is a very big issue. Debt is a very big issue, and she's saying that there is really no work and she is struggling to make 2 ends meet.
Husnara's situation is the same. 2 children who she has had to leave in the village. She's saying that before COVID, still there was some work that she was able to find. No work she's able to find now. Debt of around 30,000 rupees, and you know, the kind of destitution that we have heard from all the everyone today that we heard And her from. monthly income is 4,000. That's what she said. Yes, Right? her monthly income is also around 4,000 rupees at the moment, given the kind of inflation where an LPG cylinder is costing more than 1,100 rupees. The rent of staying in a jhuggi in a slum is about 3,000, 4,000 rupees. You know, debt is something that people are having to deal with constantly. Is Himanshu still with us? Himanshu ji, आप हमारे साथ हैं क्या? अभी हिमांशु जी जुड़े हुए हैं? नहीं, he's not. अच्छा, ओके ओके. सो आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ कलादास जी हैं. कलादास जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कलादास जी, do we have Kaladas ji with us? जी सुन रहा हूं मैं. जी, कलादास जी, आप अपना वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए. ठीक है. कलादास देहरिया जी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से हैं और मजदूर कार्यकर्ता समिति से जुड़े हैं, और हम सब उन्हें देखते हैं समय समय पर. इतनी जो संघर्ष हैं, स्पेशली जो छत्तीसगढ़ में जो मजदूरों के संघर्ष हैं, उन सब के साथ कलादास जी जुड़े हैं बहुत लंबे समय से. ट्रेड यूनियनिस्ट हैं. He is a trade unionist, social activist who's organizing workers in Chhattisgarh for over 3 decades. Since the time of Shankar Guha Nigoyi, he's been part of Chhattisgarh Mukti Morcha and has remained part of the organization till date. He's associated with many campaigns, and we've seen him working tirelessly for workers' rights, and he's also part of the national convening team of the NAPM. तो कलादास जी, आपसे गुजारिश है आप अपनी बात रखें अगले 10 मिनट में. और कलादास जी तो कल्चरली भी इतनी बातें हमें समझा देते हैं, गाने के माध्यम से भी और अन्य कल्चरल माध्यम से भी, कि मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो कोई एक हमारे साथ जो आर्थिक संकट लोगों के ऊपर आज इतना बुरा असंगठित क्षेत्र में लोगों के ऊपर आया है, उस पर अगर वो किसी गीत के साथ भी अपनी बात रखना चाहें तो वो भी रखें. आपके ऊपर पूरी तरह से जो भी आप जैसे करना चाहें अगले 10 मिनट में. कलादास जी, फ्लोर इज योर. जी, आप सभी साथियों को जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम. साथियों, हम लोग छत्तीसगढ़ में ट्रेड यूनियन का काम करते हैं. शंकर गुहा नियोगी, आप लोग सब शायद जानते होंगे कि उनको कैसे पूंजीपतियों ने मारा, और उनके सिपाही के रूप में आज हम लोग काम कर रहे हैं. जहां तक सवाल है कि मजदूरों का जो आज जो आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है. हालांकि सरकार ये कहते नहीं थकती कि हम तो 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, पर सवाल है कि चावल के बाद और क्या है. इन सब चीजों का जब अब कीमत आकलन करेंगे, जिस तरीके से महंगाई और जीएसटी से लेकर सारा चीज, तो समझ में आता है कि मजदूर का जिंदगी कैसे चल रहा होगा. इस पर जब हम लोग पूरा मजदूरों के घर में सभी जगह घूमते हैं तो ये जानते हैं कि आप देखते होंगे कि चाहे वो बड़े अफसरों के घर में या और लोगों के, बड़े बड़े लोगों के घर में, पूंजीपतियों के घरों में जो कुत्ता पाला जाता है ना, उनका जो खर्च होता है वो 30 से 40 हजार होता है. लेकिन जो मजदूर है, जो मजदूर रात दिन काम करता है, जो 12-12 घंटे खटता है, चाहे वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, और खास तौर पे जो ठेका, जो श्रमिक हैं, उनकी हालत क्या होती है, उस कुत्ते के बराबर उसको नहीं मिलता. केवल 5,000, 6,000
बस इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग पूरा मजदूरों के बीच में, मजदूरों के घरों में जाकर इन चीजों को बहुत बारीक से देखते हैं। क्या स्थिति है उनका, पूरा जीवन कर्ज में चला जाता है और सरकार के अंदर जो भी एक मजदूर के प्रति उनकी कानूनी पॉलिसी जो भी है वो मजदूरों के लिए लागू ही नहीं होता। ठेकेदार और कंपनी मालिक दोनों मिलकर सब रफा-दफा कर देते हैं। खास तौर पे ये जो पेंडेमिक का समय था, जिसमें कोविड-19 चल रहा था, उस समय जो रोजमर्रा के जो मजदूर हैं उनकी हालत तो बहुत खराब थी, जिसके लिए हम लोगों ने मजदूर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, मजदूर कार्यकर्ता समिति संगठन की तरफ से औद्योगिक क्षेत्रों में भी और अलग अलग जगहों में हम लोगों ने काफी ये खाने का सामान और तमाम चीजें उनको मुहैया कराई, जैसे भी चंदा कर। बाद में जब वो उसी समय हम लोग देखे कि हजारों हजार मजदूर जो बाहर से आए थे उन मजदूरों को वेतन तक नहीं मिला, और जो कंपनी के अंदर थे उन मजदूरों को तो हालत एकदम खराब था। 10-10 दिन 12-12 दिन तक बहुत खाने के लिए लाले पड़ते थे। वो लोग कई जगह से कहीं से फोन करते थे या खिड़की के दरवाजे से कई लोगों को सड़क में चिल्लाते थे। बहुत अजीब सा स्थिति था। दूसरा ये चीज है कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, वो भिलाई स्टील प्लांट है। वहां पर संगठित क्षेत्र के भी मजदूर हैं और असंगठित क्षेत्र के मजदूर। जहां तक जो एक रोज का जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, रोज कमाने खाने वाले, उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और उसको गेट पास मिलता है, उसको बोलते हैं टीपी, मतलब टेम्परेरी गेट पास। टेम्परेरी गेट पास मिलता है, रोज आना है, रोज जाना है। उनका कोई काम का ठिकाना नहीं, बल्कि काम वो सबसे ज्यादा करते हैं। वो परमानेंट जो मजदूर काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो काम करता है। उससे 12-12 घंटा काम लिया जाता है, लेकिन उसका वेतन का कोई ठिकाना नहीं। उसका वेतन कितना मिलेगा वो ठेकेदार के मुंह के ऊपर होता है। जबकि सरकार को ये बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी हालत क्या है, उनको सही में वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई मतलब यहाँ पर मैं नहीं बोल, इस मतलब थोड़ा ये एक हरासमेंट जैसा भी लगता है कभी कभी कि देखिए, मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो काम करता है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जो मजदूरों के बदौलत पे मुंबई का चकाचौंध, दिल्ली का चकाचौंध, पूरे देश का चकाचौंध उन मजदूरों के भरोसे पे टिका होता है। एक दिन अगर वो मजदूर 24 घंटे के लिए काम करना बंद कर दे तो अंधकार हो जाएगा पूरा देश के अंदर। उन मजदूरों को जीने लायक वेतन भी नहीं मिलता, खाने के लिए नहीं मिलता, खाने के लिए, रहने के लिए उनके पास घर नहीं, कपड़े नहीं। क्या सरकार ताल ठोक रही है? हम तो भैया मुफ्त में चावल दे रहे हैं, मुफ्त में गेहूं दे रहे हैं। क्या चीज मुफ्त में मिल रहा है? भैया तुम हमको अच्छा सा तनख्वाह दे दो, हम खरीद लेंगे, लेकिन हमारा वेतन तो दो, सही मायने में सही कीमत तो दो। समान काम समान वेतन, लोग चिल्लाते हैं, हम लोग भी बात करते हैं, आवाज करते हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं चलती। ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था मजदूरों को, क्योंकि हम लोग अस्पताल के मजदूरों के साथ भी काम करते हैं, सफाई कर्मियों के साथ भी काम करते हैं, अलग अलग मजदूरों के बीच में हम लोग काम करते हैं, पलायन करके जाने वाले मजदूरों के बीच में भी हम लोग काम करते हैं। सभी मजदूरों का जो हालात है, उस हालात को इस स्थिति में लाने की जो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जो भूमिका निभाती है वो इस देश की व्यवस्था है, इस देश की सरकार। इसीलिए हिमांशु सर और लोग भी बोल रहे थे कि इसको एक संगठित करने की जरूरत है, जिसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों को लेने की भी जरूरत है। एकदम सही चीज है। पर आज तो दौर ऐसा है कि आप वास्तविक में जिन मांगों को लेकर, जिन असंगठित मजदूर को लेकर आप सड़क में जाते हैं, तो ये सरकार तपाक से ये कहती है कि नहीं, ये जो मेरे खिलाफ जो आवाज कर रहा है, सरकार के खिलाफ जो हल्ला बोल रहा है, ये कहीं न कहीं नक्सलवादियों से मिला होगा, ये कहीं न कहीं आतंकवादियों से मिला होगा, ये जरूर देशद्रोही है। ये क्या है? इस देश के अंदर जिस लोकतंत्र में हमें अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, संविधान के अंदर हमें मौलिक अधिकार मिला हो कि हम मांग कर सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, जो गलत नीति है उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं, लेकिन आज तो बोलने की भी आजादी छीनी जा रही है। आप लोगों को ये बात हम कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में एक आंदोलन है, मजदूर आंदोलन, जो ये सफाई व्यवस्था का, जो कोविड-19 में पूरे लोग काम किए,
उन मजदूरों को, उन कर्मचारियों को 12 महीने से काम से निकाल दिया। 12 महीने से वो चंदूलाल चंद्राकर करके एक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वो गेट पे धरना में बैठे हैं और सरकार बिल्कुल उससे बात भी नहीं कर रही। केवल बात करने के लिए कम से कम 100 आवेदन दिया गया होगा सरकार को, बात करने के लिए तैयार नहीं। कहाँ जी रहे हैं? बाहर में बहुत बड़ी बड़ी बात होती है कि ये छत्तीसगढ़ का सरकार ऐसा है, वहां का सरकार ऐसा है। सरकारें भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, सरकारों की जो चरित्र होती है वो चरित्र यही होता है कि जितना ज्यादा आप शोषण पे व्यवस्था को टिका सको वहां टिकाओ, क्योंकि आप इनको जीने के लायक अगर वेतन देना पड़े इनको, ये तो बोलना सीख जाएंगे। हमसे जो है ना वो थोड़ा सर उठा के बोलेंगे। मैं आप और बहुत एक दुखद बात बताता हूं आप लोगों को कि जब सफाई कर्मियों के बीच में हमारा बहुत बड़ा काम है छत्तीसगढ़ के अंदर। सफाई कर्मी जब काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जब उनको प्यास लग जाता है तो किसी के घर में पानी मांगते हैं तो पानी उनको अपने घर के गिलास से नहीं दिया जाता, उनके लिए प्लास्टिक के गिलास या और कुछ गिलास अलग से रखा जाता है पानी पीने के। ये सबकी नजरों में हो रहा है। उन विधायक के घर में भी, जिन विधायकों को ये जनता जिता के भेजती है, विधायक के घर में भी अलग से गिलास पड़ा रहता है सफाई कर्मी के लिए। नहीं वो सफाई कर्मी यहाँ पानी पिएंगे, पानी पीने के लिए भी स्थिति नहीं है। वो महिलाओं के साथ भी और पुरुषों के साथ, उनके साथ गाली गलौज आम बात है। इन सारे चीजों को लेकर अधिकार तो मिलता नहीं, उनको वेतन तो मिलता नहीं, सारा उसके ऊपर भी काम करने के बाद भी उनको गाली मिलता है। तो ये जो स्थिति है मजदूर वर्ग का, एक मजदूर, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर का, जिस असंगठित क्षेत्र मजदूरों का आज मेहनत सबसे ज्यादा है, उत्पादन वो सबसे ज्यादा करता है, संगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो बात आवाज उठानी चाहिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, वो शायद नहीं उठ पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। शायद मुझे लगता है इस पर जो है राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों को भी एक तरीके से ध्यान देने की जरूरत है, इस पर एक बात करने की जरूरत, वार्तालाप करने की जरूरत, लेकिन ये नहीं होता। मतलब एक हम पूरा एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें, व्यापक पैमाने पर हम देखें तो आज जो मजदूर वर्ग है, खासतौर पे असंगठित मजदूर वर्ग जो है वो एकदम हाशिए पर है। उसको जीना एक जिंदगी जो है मौत और जिंदगी के समान, क्योंकि हर घर में हम लोग जाकर के देखते हैं, उनके घर में जाके बैठते हैं, उनके घर जाके खाना खाते हैं, बहुत हालत खराब है। क्योंकि स्कूल जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, उनको भी नहीं मिलता। शिक्षा इतना महंगी हो गई है कि प्राइवेट स्कूल में कैसे करेंगे, सरकारी स्कूल में तो मास्टर भी नहीं होता, सरकारी स्कूल तो बंद के कगार पे। स्वास्थ्य विभाग भी जो है कभी निजीकरण की तरफ जा रहा है। आखिर वो जिएगा कैसे, जिंदा कैसे रहेगा? इतना भयानक डाटा है परिस्थितियों का कि हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। इन सब चीजों के लिए हमें लगता है कि उनको संगठित करके सड़क में लाकर संघर्ष करना भी एक बात है। और मैं बस बंद करूंगा, एक गीत रख के ज्यादा नहीं कहूंगा। तो उसको संगठित करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है आज के समय में। बात भी करना और उसको संगठित करना हमारे लिए चुनौती है, और संगठित करके संघर्ष की तरफ ले जाना और इस सरकार को उनकी कथनी और करनी को दिखाना कि भैया आप कहते कुछ है और करते कुछ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं एक गीत आपके बीच में रखूंगा और मैं चाहूंगा कलादास भाई फ्रीज हो गए हैं शायद। कलादास भाई आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी आप ठीक है। मैं एक मजदूरों के लिए बता रहा हूँ कि मजदूर जो है पूरा दुनिया का निर्माण करता है, लेकिन मजदूर को कुछ मिलता नहीं, वही बता रहा हूँ। और जो सिर्फ कुर्सी में बैठते हैं, कुर्सी में बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं? कुर्सी तोड़ने का काम करते हैं। तो मैं वही गाना एक गा रहा हूँ आपके बीच में। अरे बस इतना किया है तूने हो, अरे बस इतना किया है तूने, जनता को लूट लूट खाया, बता कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया, बता कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया है। अरे पहने हो जो कपड़े वो मजदूर ने बनाया है, अरे पहने हो जो जूता वो मजदूर ने बनाया है, अरे सोते हो जो पलंग वो मजदूर ने बनाया है, शीशे का जो महल वो मजदूर ने बनाया है। अरे इज्जत तेरा बचाया और आबरू बचाया, बता
कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता, कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया है। अरे घड़ी भी बनाया और रेडियो बनाया है, और साइकिल मोटर कार को मजदूर ने बनाया है। अरे उड़ते हो जहाज वो मजदूर ने बनाया है, मजदूर ने बनाया है। करते हो बात फोन से मजदूर ने बनाया है, मजदूर ने बनाया है। अरे फिर भी भूखा, अरे फिर भी भूखा मरता थे, पूछने को आया बता। अरे कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता, कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया है। अरे लोहा और कोयला को खदानों से निकाला है, खदानों से निकाला है। अरे दुनिया के औजार को मजदूर ने बनाया है, मजदूर ने बनाया है। सोना और चांदी को खदानों से निकाला है, अरे सोना और चांदी को खदानों से निकाला है। बना के जेवर तेरे भगवान को सजाया है, बना के जेवर तेरे भगवान को सजाया है। अरे फिर भी भूखा मरता तुझे पूछने को आया बता, कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता, कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया है। अरे बस इतना किया है तूने, ओ अरे बस इतना किया है तूने, जनता को लूट लूट खाया बता, कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता, कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया बता, कुर्सी तोड़ने वाले तूने क्या बनाया है। इनकलाब जिंदाबाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया कलादास भाई। और इस गाने के साथ आपने अपनी बात खत्म करी। इसको ये तो मैं ट्रांसलेट कर ही नहीं सकती, इसकी जो पूरी भावना और जो इसका जोश है उसको तो मैं कैप्चर ही नहीं कर सकती हूँ। पर बहुत ही संक्षिप्त में मैं बताऊंगी कि कलादास भाई ने क्या क्या बोला अंग्रेजी में। he said he's a trade unionist from Chhattisgarh and he sees every day on a daily basis the kind of exploitation, how people are in such acute debt because they are so underpaid. 5,000 rupees a month, 6,000 rupees a month is on an average the kind of earnings that people are getting for such intense labor and work that they are doing. He blamed contractualization for a lot of the problems. He talked about temporary gate passes now being issued in Chhattisgarh, where there is absolutely no permanence of work, no proper wages are being paid. And he talked about how the labor class, workers of the country, who are really the backbone of our economy, how they can be treated in this kind of a manner across the country. And he said that this is not just in Chhattisgarh, he said in Delhi, in Mumbai, even in the large metros where, we see this kind of chakachand, which he was talking about, where he was saying that, things look so fantastic. It's really the workers who are then living in these very, very dire situations without getting paid properly, being able to even afford their basic minimum food, clothes, shelter. They are living, and how society, how our economy is treating them. And he said that on the top of it, the real insult is to be told that you are getting free rice, that you are getting rice at 1 rupees a kilo. And it's almost as if that is something that compensates people for the kind of contribution that workers are making to our economy. He said that he works with hospital workers, sweepers, migrant workers, and he said that everywhere how governments are responsible, and it doesn't matter which party is in power very often, but how there is absolutely no respect for labor, for compensating people's work. And he said that now the increasing trend is that even when there is an attempt to form collectives to raise people's voices collectively, people are
called Naxalites, they are called anti-nationals, they're referred to as terrorists. There are charges that are brought against them. There are false cases that are started against them. So even people's voices are being crushed so systematically. He said that there is absolutely no equality, and there is in fact this entire system of wages, the way it has been made, and not giving full wages is also because we don't want equality, where people feel, those in power feel that if people are compensated properly for the work that they do, they will want to be treated as equals also someday. So he said that unorganized sector workers today really are at the brink. When he says that we are they are marginalized, he said that we can see that they're totally on the brink today. There is absolutely no guarantee, no right to basic services that they are being provided, whether it is education, health, the kind of privatization, very perverse, very active privatization that we are seeing. There are no teachers in government schools, there are no doctors in government hospitals. And what is really happening is that we are pushing people who are the backbone of our economy, who are working in the unorganized sector, not paying them wages properly, totally underpaying them, exploiting them, and then not even giving them the basic social infrastructure, not even providing them basic rights and services and entitlements. बहुत बहुत धन्यवाद कलादास भाई। और आपने सारे मुद्दों को इतने ज्वलंत मुद्दों को हमारे सामने इतनी जबरदस्त तरीके से रखा। आई नो कि समय बहुत कम रह गया है। एक दो सवाल आए हैं चिरश्री जी के लिए हमारे पास। अगर चिरश्री जी हैं यहाँ पे तो वो इनका जवाब दे सकती हैं। चिरश्री जी, चिरश्री, आर यू स्टिल विद अस? इफ यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, I can see her in the window. I don't know if she's able to hear me. Chirashree ji, can you hear us? Might be some technical issue. Yeah. तो मैं सवाल पूछ लेती हूँ, चिरश्री जी हैं तो वो भी जवाब दे दें। कलादास भाई कुछ कहना चाहें तो 1 मिनट में बस अपनी बात रख दें। अगर हिमांशु हैं तो वो अपनी बात रख दें कि इतने हुस्नारा, कौशल्या जैसे लोग हैं इस देश में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि चुनाव में जो राइट विंग है, जो इस तरीके की सरकार चला रहे हैं, उन्हें फिर भी वोट पड़ती है। क्या कारण है? सो चिरश्री, द क्वेश्चन इज really that there are so many millions of Husnaras, Kaushalyas with similar stories. There is acute distress all around, we know that. But recent elections in UP have shown that support for right-wing regime has come from women and Dalits despite these hardships. How do we make sense of this? The other question also here is that, is there a need for unionization of domestic workers? Is it even feasible? So just see if there is anything that you would like to respond to from some of these questions in a couple of minutes. Okay, thank you. Can you hear me? Yes, we can hear you, Chirashree ji. Okay. So, there are actually 3 questions which I saw. The 2 that you said, and maybe I missed whether you said the first one because there was some problem with my sound at this end. So, the first question, which has been put in terms of the question of whether we can call it the theft of surplus value. I think that is a question that was directed to me. So I'll start with that. Yes. So that actually, like, it's not, well, you can call it theft, which is more like sort of what comes from people like Trudeau and others. But I would say it is the
appropriation of surplus value. I mean, it's kind of semantics, but like there's also meanings, political meanings to it. But the question of appropriation, I don't think by Marxist parties, etc., I don't think is a very important question. First of all, if you look at the Marxist left today of various shades, their total strength has also eroded. They are facing the same questions that we are discussing here today, and despite the, the past and the various kinds of debates and the various kinds of acrimonies, given the situation today, what we are facing, which is an unprecedented situation in independent India's history in terms of not just distress, but actually the falling apart of the political system within which one could raise one's voice. And we've seen solidarities emerging across traditional acrimonies. And I do think that this is the time where we should shed these kind of fears of appropriation, because neoliberalism has weakened the entire system. Like all different voices of protest, whether Marxist, whether socialist, whether of other hues, whether welfarist, like, so it is important now to, as Himanshu was saying, to at least get into dialogue. There may not be agreement, but the real question is the distribution of value, and the workers share in that distribution of value, and this is something, a common ground on which I believe that various movements can come together. The second question, which was about the formalized organized workforce and the question of privilege. Now, Himanshu also touched on this, but let me just elaborate a bit. That since the 1990s, this idea of the formal organized and the tight informal unorganized has completely sort of the boundaries are blurred. And this is a response to John Kurian, because the informalization within the formal sector has been a continuous process in the last 3 decades. And trade unions of the different political parties, the organized big trade union, federated trade unions, etc., have been really trying to uh, uh, deal with this question in different ways. I will give you a simple example that most of the left trade unions, at least, whether it is allied to the liberation or they're allied to the C2, or they're like, they do now kind of, their focus has shifted because the organized sector itself is being dismantled. Their focus has shifted to the organization of informal workers. They have unions of sanitary workers, they have unions, and these are small unions because these largely are federations. So they have unions of, even in JNU, the sanitary workers and contractualized women workers unions is actually affiliated to the liberation. There is also like among brick kiln workers, among ready workers, among gig workers, among platform economy workers. Swiggy, for example, CITU has recently set up in Kolkata a union of Swiggy workers, and these demands are coming not from these unions but from the workers themselves, and they're approaching trade unions to do that. So I think there is possibility, at least for like-minded trade unions with not like a huge ideological difference, to come together. It is not as difficult as getting a political opposition together, because for the last 20 years at least, the trade unions at the national level have been working together in terms of trying, for example, the general strikes, etc. Of course, it's not like I'm not saying there are no barriers, etc., but it is worth the effort. And actually, now speaking across also, so for example, dialogue between NAPM and the left unions also is something that I think is important.
Okay, and which is why I think the common struggle, which Richa Singh has put very well, pura kaam pura daam, pratyek kaam ka pura daam. This can be like a very united slogan because this cuts across the formal informal boundary. Okay. And to Vanita's question, I mean, of course, like I am not in a, I don't have a ready answer to it, but I do have some kind of thoughts which I would like to share with you. That the one thing that specifically happened in the UP elections was that, uh, well, two things actually. In UP, the fracturing through communalization of society has been so deep. I mean, historically, but it has reached gigantic proportions after the installation of this regime. And so the kind of specter of the Muslim other is so deeply ingrained, and that is one thing that consolidates the Hindu identity, encompassing Dalits. And so a lot of, for example, the recent communal violence has also been Dalits versus Dalits actually attacking Muslims, as you know. On the other hand, for women, another thing that, like from the surveys, etc., people who were on the ground, the kind of things they were telling was that the distress has hit such a level that a minimum amount of, like, the LPG scheme, etc., like even a little bit of thing that actually reaches the doorstep, then kind of creates certain kinds of obligations and loyalties. I'm not saying it is coerced, but it is just that people get so little from the state that even a very little bit then makes them kind of think that the state is doing something for themselves. And this question, I think, is something that we really need to deal with. And that is why I was saying that mere economic demands on the basis of wages will not be enough unless we can bring in the link between that. When you go and join the mob that is lynching a Muslim, it is not only that that person is being reduced to like further precarity, but then as that person actually then becomes your competitor in a different way, because if that person can be employed at a lower wage, then no one will employ you. So actually you are becoming instrumental in bringing the increasing the level of hardship for everyone. And the campaign needs to create this kind of on, like this kind of a dialogue with people, reach out, which will actually bring it together in the simplest of terms, in the simplest of language. Okay. And I will just end by making one point, which is that John Kurian and Meera mentioned brick kilns and the construction industry, RW nexus, fish workers, etc. Well, yes, like, of course, almost every sector of, you can go sector by sector and look at it, and the intricate nuances of, for that we need a lot more time. I just picked a few sectors to kind of paint a broad brush picture. But the point is that, like, we shouldn't get bogged down by what are the the specificities will be on the basis of which workers will have to be organized, and it is important. But those involved in the organizing also need to keep that larger thing okay, that uh, historically the state, what I started with, pitted workers against each other. Different sections of workers. So this organized versus unorganized, sales workers, middle class workers who also were not recognized as workers versus, let us say, the street vendors, etc. They've been like domestic workers versus other workers. There's been a lot of this kind of thing. Now, I think we need to see through this now. 70 years is enough to see through this. And we need to really think of ways in which dialogues across movements are possible. And like that thing of in every sector, that there will be no unpaid labor, there will be no unpaid work, is something that we should be aiming at. That's the broader thing on which, of course, then the specific demands of various sectors can be built.
Thank you. Thank you so much, चिरश्री. मैं 2 हाथ देख पा रही हूँ उठे हैं, समीक्षा और किशोर. समीक्षा, आप अपना, जी किशोर आप पहले बात रख लीजिए, अपने आप को अनम्यूट करिए, बहुत संक्षिप्त में. या बहुत संक्षिप्त में. मेरा मेन मुद्दा ये है कि जब हम अभी टाइम चेंज हो गया है, वी आर नॉट इन, इट्स बीन 75 इयर्स सिंस इंडिपेंडेंस एंड ये, तो अभी मुद्दा वर्कर्स का नहीं, द एजेंट ऑफ द जनरल स्ट्राइक ये सिटीजन बन गया है. तो जब तक हम ये फोकस अपना सिटीजन स्ट्रगल की तरफ नहीं जुड़ते इसको, I don't think we will be able to see the totality. ये workers across the sector और workers struggle की जो हम बात करें, we learn from it. हम मार्क्स से भी सीख सकते हैं कि क्या आइडियाज हम स्ट्रगल्स के लिए ले सकते हैं. बट द बेसिक मुद्दा जो मुझे लगता है मिस हो रहा है इज दैट लेबर इज नॉट द एजेंट ऑफ जनरल स्ट्राइक. जनरल स्ट्राइक की प्रोफेसर जी ने थोड़ी बात की थी. So the agent of general strike is the citizenship, is the citizen. तो नागरिकत्व को लेके अगर हम बात आगे स्ट्रगल्स के आगे बात कर सकते हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ. That's my question to the पैनलिस्ट. और हम जब डिमांड कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ एज ए नागरिक डिमांड कर रहे हैं, हेल्थ या सैनिटेशन प्रैक्टिसेस या हेल्थ के एक्सेस के बारे में, एजुकेशन के एक्सेस के बारे में. और जनरल स्ट्राइक का अगर हम हिस्ट्री देखें वेस्टर्न सोसाइटीज में भी नागरिकत्व मुद्दा महत्व का था, उनको सेंट्रल में था. सो अनलेस वी डू दैट एज सोशल मूवमेंट्स, मुझे लगता है हम बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं. थैंक यू. Thank you very much, Kishore. And I think this is also a larger point, I think, has been made by the speakers, that how we need to, all of these come together. We can't look at things in silos. And the point that you're making, that it can't just be a worker now, we have to look at it as a larger citizenship issue as well. Samiksha? Hello, ma'am. Can you hear me? Yes, we can. Please carry. हेलो एवरीवन, मेरा नाम समीक्षा है. मैं जेएनयू से पीएचडी कर रही हूँ. मैं ट्रेड यूनियंस का काम देख रही हूँ दिल्ली में, डोमेस्टिक वर्कर्स के बीच में. तो मैंने ये पाया है, लेफ्ट ट्रेड यूनियंस का काम तो मैं नहीं देख रही हूँ, पर मैंने ये पाया है कि एक तो ट्रेड यूनियन से बिल्कुल एपॉलिटिकल है. वो वर्कर्स को पॉलिटिकली मोबिलाइज कर ही नहीं रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है. मैंने 1-2 बार पॉलिटिक्स की बात करने की कोशिश करी वर्कर्स के बीच में, तो माहौल बहुत गर्म हो गया. मैंने वर्कर्स से क्वेश्चन पूछा कि आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में पता है, तो उनको फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में भी नहीं पता था. तो मतलब वो क्या बात कर रहे हैं कि आप डोमेस्टिक वर्कर हैं तो आपको एक कानून में आपको आपका नाम इस लिस्ट में आ जाए, आप श्रम कार्ड बन रहा है उसमें डोमेस्टिक वर्कर्स का नाम आ गया तो बहुत बड़ी बात है. तो जैसे कि आई थिंक हिमांशु सर ने बोला था, किसी ने बोला था स्टार्टिंग में कि अब तो हमारा खून खोलना चाहिए. मतलब अब तो बात पानी सर से ऊपर जा चुका है. तो अब हमारा नाम श्रम, ये क्या कौन सा ये बन रहा है श्रम कार्ड, इसमें हमारा नाम आ जाए. अब इसकी लड़ाई लड़ने का टाइम ही रह गया है. अब आई थिंक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है उनको साथ में आना चाहिए, क्योंकि अब इंटेलेक्चुअल्स से भी लोग गाली देते हैं ना, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स. तो इंटेलेक्चुअल्स ने भी बहुत गाली खा ली है. तो अब इंटेलेक्चुअल्स और ट्रेड यूनियंस को ग्राउंड पे साथ में उतरने की जरूरत है और इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब खून खोलने की जरूरत है हमारे. यही मैं कहना चाहूँगी. थैंक यू समीक्षा. मेरे ख्याल से आज जो हमने बातें सुनी, लोगों से जो हमने डिस्ट्रेस देखा, जो हमने देखा कि किस तरीके से संकट में लोगों का जीवन है आज. आपने सही बात कही कि खून तो खोलना ही चाहिए और बहुत गहरी सोच की भी जरूरत है और बहुत व्यापक काम की भी जरूरत है. I think every speaker today really pointed to the need for coming together, for taking up these issues at
at a very large level, because these issues have really sort of, become a reality for such a large section of our society today, of our people today. And I thank each and every one of you for joining us today for this very, very important session. And I thank you, Chirashree. I thank the other panelists, Himanshu, Kaladas bhai, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, Mr. Raghunathan, and for giving us such wonderful and such deep insights into this issue which needs all of us to pay attention and come together and address these issues collectively. So thank you very much. We're going to close this now, this session. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.